सॉरी। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। मैंने थोड़ी सी क्लास जल्दी शुरू कर दी है, बाय मिस्टेकली मेरे से वो क्लास स्टार्ट हो गई है, बट कोई दिक्कत नहीं है, हम शुरुआत कर देते हैं। मैं जस्ट अपने स्पेक्स ले आता हूँ एक बार, है ना, देन विल स्टार्ट। हेलो शुभांगी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, यस। मेरे से क्लास थोड़ी सी जल्दी शुरू हो गई है ना, तो वो अगर कोई बाद में प्री रिकॉर्डेड देख रहा है तो प्लीज 5 मिनट्स आप आगे चले जाओ, चाहिए तो, है ना। तो वो मेरे से स्टार्ट क्लास का बटन दब गया और कुछ नहीं है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जो आए हम चालू करते। हेताली, जगदीश, हेलो, गुड आफ्टरनून। हेताली, गुड आफ्टरनून। चलो एक काम करो, जो जुड़ गए हमारे साथ तब तक थोड़ा सुन लो भाई। आज हम क्या करने वाले, आज हम इन डैश 28 के जो लॉस मेकिंग एसोसिएट्स वाले क्वेश्चन है वो करने वाले, राइट। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ अन अकेडमी के बारे में, मेरा कोड तो आपको डेफिनेटली याद होगा, FRV टेक अन अकेडमी पे कोई भी सब्सक्रिप्शन परचेज करना हो या कोई भी फ्री लेक्चर एक्सेस करना हो, कोड आप क्या यूज करोगे, कोड आप FRV टेक जरूर से यूज कर लेना, ठीक है। उससे आपको क्या मिलेगा, फ्री लेक्चर के एक्सेस भी मिलेगा, प्लस सब्सक्रिप्शन पे 10% ऑफ भी मिल जाएगा। उसके अलावा ये मेरे बारे में कुछ, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ मैं, उसके अलावा डिप्लोमा इन IFRS कर रखा है, CFA लेवल 3 कैंडिडेट हूँ। उसके अलावा अगर नोट्स वगैरह डाउनलोड करने होते हैं, कोई भी अपडेट्स वगैरह चाहिए होता है, तो अन अकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे जरूर से आ जाते हैं वो, तो ज्वाइन जरूर कर लेना है चैनल। उसके अलावा अगर आप सब्सक्रिप्शन की बात करोगे तो हम यहाँ देखते हैं कि CA फाइनल में इंडिया के टॉप एडुकेटर्स आपको आके आप पढ़ाते हैं, राइट। इंडिया के टॉप एडुकेटर्स के अंदर ये हमारी ग्रुप 1 की टीम है और ये हमारी ग्रुप 2 की टीम है, राइट। अगर आपने ऐप इंस्टॉल नहीं किया, प्लीज प्ले स्टोर पर जाके सर्च करना अन अकेडमी लर्निंग ऐप, वहां आप जाके इंस्टॉल पे क्लिक करोगे तो ऐप इंस्टॉल हो जाएगा। ऐप इंस्टॉल करने के बाद इफ यू वांट टू बाय द सब्सक्रिप्शन, वहां नोटिफिकेशन में आपको आएगा प्लस का एक ऑप्शन, प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करेगा, करने के बाद अपने को सब्सक्रिप्शन प्लान का ऑप्शन देगा। अगर आप पहले FRV टेक के कोड लगा दोगे नीचे, तो आपको 10% ऑफ हर एक प्लान के ऊपर मिल जाएगा। प्लान कौन से 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, 36 मंथ, राइट। 1 मंथ के ऊपर 3000 का हो जाएगा 2700, लाइक वाइज हर प्लान के ऊपर 10% आपको ऑफ मिल जाएगा। 3 मंथ्स का इट विल बी effectively 2400 per month, which comes to 7200 for 3 months, like 6 months का भी रहेगा 11250 आफ्टर डिस्काउंट। सिमिलर नोट्स पे ग्रुप 2 के हमारे सब्सक्रिप्शन प्लान है। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो अन अकेडमी के ऊपर। काफी लोगों ने मुझे ऑलरेडी फॉलो कर लिया है अन अकेडमी के ऊपर, तो आपने नहीं किया तो जाके कर लेना जरूर से। एंड ऑल्सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर डेडिकेटिंग दोज हैट्स टू मी, इट इज वेरी प्लीजिंग फॉर मी। एंड ऑल्सो थैंक यू सो वेरी मच। कोड FRV टेक के जरूर से याद रखना, ठीक है। तो मेरे ख्याल से काफी लोग ज्वाइन करते जा रहे हैं, हम एक 2 मिनट का वेट करेंगे ताकि सब लोग ज्वाइन कर लेवे, और उसके बाद वी विल स्टार्ट विद दिस सेशन। और एग्जाम है ना जुलाई में, जुलाई में एग्जाम्स है भाई, जुलाई 5th का एग्जाम्स है। थोड़ा सा नर्वसनेस है कि नहीं है, बताओ ना, नर्वसनेस है कि नहीं है जुलाई के एग्जाम को लेकर। इफ यू आर नर्वस देन लेट मी नो। चलो चलो चलो, FRV टेक केयर रॉक। सारे क्या बात है दीपेश, थैंक यू सो वेरी मच। बहुत ज्यादा है, शुभांगी कहती है बहुत ज्यादा नर्वसनेस है। किसी चीज को लेकर कुछ तकलीफ हो रही है क्या, किसी सब्जेक्ट को लेकर या किसी पॉइंट को लेकर कुछ ज्यादा तकलीफ हो रही है किसी को? अगर है तो बताओ, आई विल बी एबल टू हेल्प यू विद दैट इनिशियली, क्योंकि अभी 3-4 मिनट है अपने पास, तो तब तक हम थोड़ा उस बारे में बात कर सकते हैं अगर किसी को तकलीफ है उसके रिगार्डिंग तो। ऑडिट लॉ में तकलीफ है शुभांगी मैडम। ऑडिट लॉ में सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि आपका 1.5 डेज में यू शुड बी एबल टू रिवाइज एवरीथिंग। 1.5 डेज आपका ये टारगेट होना चाहिए। 1.5 डेज में यू हैव टू रिवाइज एवरीथिंग, सॉरी, बराबर। तो उस केस में क्या, किस चीज पे फोकस करें? सबसे पहले आपका एक प्लान रेडी होना चाहिए, बराबर। कि मैं जब सपोज ऑडिट की बात करें, तो जब आप SFM का पेपर देकर आओगे, तो SFM के पेपर के बाद आप 2 घंटे का रेस्ट ले लो, ब्रेक ले लो, सो जाओ। उसके बाद से आप कौन से टॉपिक्स कौन से सीक्वेंस में पढ़ोगे, तो आपका एक सीक्वेंस रेडी होना चाहिए। उसके अलावा कौन से क्वेश्चंस आप रिवाइज करोगे, ये आपका एक रेडी होना चाहिए। और हर एक चैप्टर को लेकर कितना टाइम ड्यूरेशन अलॉट करना आपको, वो रेडी होना चाहिए आपके पास, राइट। ये बात तो रही प्रिपरेशन के टाइम की। लेकिन जब मैं बात करूं एग्जाम में कैसे करना है, सबसे पहली बात, प्लीज 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 अटेम्प्ट फुल 100 मार्क्स, पूरा 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करना। अगर 100 मार्क्स का अटेम्प्ट नहीं करो तो दिक्कत हो जाएगी उस केस में। प्लीज फोकस ऑन अटेम्प्टिंग फुल 100 मार्क्स पेपर, सबसे पहला आपका बड़ा फोकस, बराबर। उसके अलावा अगर मैं बात करूं दूसरा बड़ा फोकस आपका क्या होना चाहिए, तो अटेम्प्ट 100 मार्क्स करने के अलावा आपको यह ध्यान रखना है कि आप जो क्वेश्चंस का आंसर लिख रहे हो, बराबर, जो भी आप आंसर वगैरह कर रहे हो, तो उस केस में आंसर, जब कोई भी आपको केस स्टडी वगैरह पूछी एग्जाम के अंदर, तो आंसर आप
चार सीक्वेंस में लिख सकते हो। सबसे पहला अपना होता है फैक्ट्स ऑफ द केस, बराबर, उसके बाद होता है प्रोविजन, फिर होता है एक्सप्लेनेशन, फिर होता है कंक्लूजन, बराबर। कोई भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आया तो आप सीधा सीधा ये फॉर्मेट के अंदर आंसर लिखने का। अगर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आता है वो सीधा बोलता है कि डिफाइन कर देना व्हाट इज स्टैंडर्ड 200 100, ऐसा फॉर एग्जांपल ऐसा बोल दिया तो उस केस में तो डायरेक्ट आंसर लिख देना, फिर ये फॉर्मेट मत फॉलो करना। बट जब भी ऐसा बोल दे कंपनी थी, कंपनी के ऑडिटर ने ये किया, क्या उसने सही किया गलत किया, कौन सा वाला अपने को फॉलो करना चाहिए, जब वो ऐसा बोल दे तो उस केस में आप ये 4 पॉइंट्स के अंदर आंसर लिखने का। फैक्ट्स, प्रोविजंस, एक्सप्लेनेशन, कंक्लूजन, ये 4 पॉइंट में अपना आंसर बाइफिकेट करने का। फैक्ट्स के अंदर जो क्वेश्चन बोलता है उसका बात करने का, 2-3 लाइन का लिखने का। प्रोविजन के अंदर जो अपना एक्ट बोलता है या जो लॉ बोलता है, जो ऑडिट स्टैंडर्ड्स बोलता है वो लिखने का। एक्सप्लेनेशन के अंदर लिंक द फैक्ट्स विद द प्रोविजंस, और फिर फाइनल कंक्लूजन आपको देने का। जब आप ऐसे फॉर्मेट में लिखते हो तो सपोज आपका कंक्लूजन रॉन्ग भी होगा तो भी वो आपको ऊपर के थोड़े थोड़े मार्क्स देकर जाएगा, राइट। दिस सेम अप्लाइज टू लॉ एज वेल। लॉ में भी आप सेम चीज अप्लाई करना है ना, तो लॉ के लिए भी सेम चीज एप्लीकेबल हो जाती है, उस बात का ध्यान रखना। सर ऐसा, सर कुछ सेशन लाओगे क्या आप एग्जाम से पहले? कौन सा सेशन चाहिए रोहित आपको एग्जाम के पहले? क्या सेशन चाहिए भाई? ये एग्जाम के पहले का तो सेशन, और क्या सेशन लो बताओ ना जरा, क्या सेशन तुमको क्या चाहिए? तुम तो मांगते मांगते थक नहीं रहे हो, क्या चाहिए तुम लोग को? चलो अभी 2 बज गए तो फटाफट लोग ज्वाइन होना शुरू हो रहे। मैं बता दूं जो ज्वाइन हो चुके हैं, मैं थोड़ा जल्दी ज्वाइन हो गया था 5 मिनट्स पहले, तो मैंने कुछ नहीं अनअकैडमी के बारे में थोड़ा बता दिया, और उसके अलावा मैंने थोड़ा सा बता दिया कि आप आंसर्स कैसे प्रेजेंट कर सकते हो इन केस ऑफ ऑडिट एंड लॉ, बस और कुछ नहीं बताया मैंने। परफेक्ट, और मेरे ख्याल से काफी लोग जुड़ चुके हैं, 28 पीपल लाइव। परफेक्ट, कैसे हो तुम लोग यार? तुम लोग यार भूल गए मेरे को लगता है। हाँ भूल गए क्या तुम लोग मेरे को? गुड आफ्टरनून अक्षता, गुड आफ्टरनून सोनाली, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून अंजलि। तुम लोग लगता है मेरे को भूल गए, तुमको याद नहीं आती क्या मेरी? ऐसा मजाक मत कर। गुड आफ्टरनून स्नेहा, गुड आफ्टरनून सोनाली, गुड आफ्टरनून चेतन। सर आपका बर्थडे आ रहा है, अरे आ रहा है, क्या करेगा बर्थडे के दिन? पार्टी वार्टी दे रहे हो तो बोलो। एफआर विद ए के, क्या बात है? कोड याद रखना भाई, एफआर विद ए के कोड अगर भूले तो पाप लगेगा, पाप। सर हम आ गए आपसे मिलने, गुड आफ्टरनून, यस यस। अरे अपन फटाफट शुरू करेंगे, आपका मैं जरा भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, एग्जाम का टाइमिंग है भाई साहब, जरा भी अपन इसको वेस्ट नहीं करना चाहेंगे, राइट। आपका लुक ही चेंज हो गया सर। अरे बाल बढ़ गए तो बाल में थोड़ा हेयर बैंड लगा के ऐसे थोड़ा पीछे कर लिया, क्योंकि वो बहुत इरिटेट करते हैं, फिर मैं पूरे लेक्चर में ऐसे 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 करता रहता हूँ, फिर आधे लोग सोचते हैं क्या अपने बाल से खेलता रहता है पूरे लेक्चर के अंदर, है ना। चेतन बोलता है सर बर्थडे आ रहा है, पार्टी दे दूंगा, दे देना भाई। डेली इंडेस याद करते हैं क्या बात है, चलो बढ़िया है, डेली इंडेस याद, इंडेस रिवीजन करते करते, अरे क्या बात है, चलो। हेलो, आज मैंने सर को कोड याद दिलाया, अरे क्या बात है नितिन, थैंक यू सो वेरी मच। चलो बढ़िया है। ओहो हो, बहुत लोग आ चुके हैं भाई, 56 लोग आ गए, बस हो गया, और क्या चाहिए सर। आई रिवाइज एंटायर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इन 2 आवर्स बिकॉज ऑफ अ गाइडेंस। अरे वाह ट्विंकल, क्या बात है, 2 घंटे में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो गया, और जिंदगी में क्या चाहिए, है ना। हाय अनिरुद्ध, हाय सर, एग्जाम लेते रहा करो नहीं तो भूल जाएंगे। तुम देते रहे, तुम रेडी हो देने तो मैं ले लूंगा, अभी प्रॉब्लम ये एग्जाम 5 जुलाई को, अगर मैं टेस्ट रखूंगा तो फिर तुम बोलोगे यार लेट हो गया। चेतन तुम्हारा अटेम्प्ट लगता है लेट है ना, तुम्हारा अटेम्प्ट जुलाई में नहीं है, जुलाई का एग्जाम होने जाता हो ना, फिर अपन नवंबर वालों के लिए काम करेंगे, नवंबर में वगैरह, है ना। ये शुभम गिरी बोलते हैं एफआरवी देके, क्या बात है, कोड तो तुमको याद है भाई, तुम मुझे भूले तो नहीं है, ये बात तो तय है। चलो फटाफट से शुरुआत कर देते हैं आज के सेशन की, जिधर हम क्या पढ़ने वाले हैं। इस तरह लेक्चर अनअकैडमी पे रहेगा ना, क्यों नहीं रहेगा, कहां जाएगा अनअकैडमी पे नहीं रहेगा तो, बराबर। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं भाई साहब? आज हम पढ़ने वाले हैं इंड AS 28 का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट विच इज लॉस मेकिंग एसोसिएट और जॉइंट वेंचर, जो खाली पीली में फालतू में स्टूडेंट्स को क्या दे रहा है, तकलीफें देता हुआ चल रहा है। मतलब कुछ नहीं है इस कंसेप्ट के अंदर। बहुत लोग बोलते हैं डिफिकल्ट है, ये है वो है, अरे कुछ नहीं है, छपरी कंसेप्ट है, चिंदी कंसेप्ट है, सिंपल कंसेप्ट है, बराबर। कुछ नहीं है इसके अंदर, सिर्फ क्या पता है क्या आना चाहिए, ये चलाना आना चाहिए, कैलकुलेटर, बेसिक कैलकुलेशन आना चाहिए, और उसके अलावा थोड़ा कॉमन सेंस होना चाहिए। जिसके पास कॉमन सेंस है और ये चलाना आता है, प्लस माइनस करना आता है, उसके लिए कंसेप्ट आसान है। जिसको वो भी नहीं आता है तो भाई पहले केजी में जाओ, फर्स्ट में जाओ, सेकंड में जाओ, ऐसा मैथ्स का प्लस माइनस सीख कर आओ, फिर इधर आओ। समझता है क्या? तो कंसेप्ट के अंदर कुछ नहीं है, कुछ दम नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो फटाफट से हम शुरुआत कर देते हैं। अगर कोई सोचेगा कितने घंटे का ये सेशन है, 1 आवर मैक्स, उसके ऊपर नहीं जाएगा, 1 आवर से 5-10 मिनट्स ऊपर नीचे, बस ज्यादा अपन खींचेंगे नहीं। आपका एग्जाम आ रहा है भाई, मेरे को आप पता है वैल्यू आपके टाइम की कितनी है, तो फटाफट से अपन शुरुआत कर देते हैं, ठीक है। सर स्टैंडिंग ओवेशन आफ्टर कंप्लीटिंग 103, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच। अंजलि पूछते हाउ आर यू, आई एम एब्सोल्युटली फाइन अंजलि। चलो फटाफट शुरुआत कर रहे हैं हम इसके बारे में, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर के बारे में, ठीक है। चलो सबसे पहले अगर हम इस बारे में बात करेंगे, विच इज
इंड एस 28, ठीक है। नाम क्या है इसका? इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर, बराबर। अच्छा, ये इंडेस कौन फॉलो करता है? ये आपसे पूछ रहा हूं अभी, हाँ, ये इंडेस क्या पेरेंट कंपनी फॉलो करता है या एसोसिएट कंपनी फॉलो करता है? सबसे पहले ये बताओ। ओ भाई साहब, ये इंडेस पेरेंट कंपनी फॉलो करता है। इतना तो समझते हैं। परफेक्ट आंसर अंजलि, शुभांगी, रोहित, क्या बात है, बढ़िया आंसर, बराबर। परफेक्ट आंसर चेतना, ये सॉरी चेतना रॉन्ग आंसर है। एसोसिएट नहीं फॉलो करता, पेरेंट फॉलो करता है। हम ये बताते कि पेरेंट अपने सीएफएस के अंदर, पेरेंट अपने सीएफएस के अंदर जो इन्वेस्टमेंट दिख रहा है इन एसोसिएट, उसका अकाउंटिंग कैसे करेगा, वो अपने को कौन सिखाता है? वो अपने को सिखाता है इंड एस 28। तो हमेशा सबसे पहले ये बात का ध्यान रखना, ठीक है, फर्स्ट थिंग। उसके बाद अगर मैं आपसे सेकंड क्वेश्चन पूछूं, सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, हम इंड एस 28 के अंदर, क्योंकि आप थोड़े जुलाई वाले हो तो थोड़ा तो मालूम होना चाहिए ना, इंड एस 28 के अंदर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट का अकाउंटिंग करने के लिए सीएफएस के अंदर हम कौन सा मेथड फॉलो करते हैं? हम कौन सा मेथड फॉलो करते हैं, पहले ये बताओ। परफेक्ट आंसर है मोहित ट्विंकल, हम इक्विटी मेथड फॉलो करते हैं। वी फॉलो विच मेथड? वी फॉलो इक्विटी मेथड। क्या बात है, 82 लोग देख रहे हैं, मजा आ गया। 83 हो गया, चलो क्या बात है। वी फॉलो विच मेथड? वी फॉलो इक्विटी मेथड। ओ भाई साहब, इक्विटी मेथड फॉलो करते हैं, ठीक है। अच्छा 104 है क्या? मेरे यहाँ कम दिखा रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं, आपको दिखा रहा है ना जितने भी। अरे मेरे को एक इंसान चाहिए पढ़ाने के लिए भाई, एक इंसान भी होगा तो काफी है मेरे लिए। मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता कि 104 है, 105 या 200 300 है, कोई भी एक आ जाए पढ़ने मेरे से, बस मैं उतना ही एनर्जी से आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। हेलो गोयल साहिल, क्या बात है, चलो फटाफट से, ठीक है। इक्विटी मेथड फॉलो करता है। अब इक्विटी मेथड में होता क्या बेसिकली, ध्यान से सुनना। सपोज एक पेरेंट ने एसोसिएट में, एक पेरेंट ने एसोसिएट में 25% स्टेक लिया हुआ है। क्या लिया हुआ है? 25% स्टेक लिया हुआ है। कृति जी बोलिए सर रियली फेल इन लव विद एफआर एंड जस्ट बिकॉज ऑफ यू। थैंक यू सो मच कृति, थैंक यू सो मच। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अभी आ जाओ फटाफट से, ध्यान देना। 25% स्टेक लिया हुआ है। फॉर एग्जांपल मैंने ये स्टेक लिया फॉर ₹10 लाख, बराबर। तो उस केस में मेरा, अगर मैं बोलूं डे 1 पे इन्वेस्टमेंट कितने वाले पे दिखने वाला, तो हम बोलेंगे इन्वेस्टमेंट दिखेगा 10 लाख, बराबर। उसके बाद एसोसिएट, एसोसिएट कंपनी प्रॉफिट्स कमाता है, लॉसेस करता है, ये सब करता है कि नहीं करता? ये सब करता है। तो सपोज मैं आपको ऐसा बोलूं कि एसोसिएट ने कमाया प्रॉफिट ऑफ ₹5 लाख। कितना प्रॉफिट कमाया एसोसिएट ने? और ₹5 लाख। अब मुझे बताओ, क्या इस प्रॉफिट पे पेरेंट का हक है कि नहीं है? यस और नो? परफेक्ट आंसर है ना हक, लेकिन क्या पूरे 5 लाख के ऊपर हक है या 5 लाख इंटू 25% के ऊपर हक है? परफेक्ट आंसर है 25% पे ही हक है, पूरे 5 लाख पे नहीं है। तो अगर मैं वैल्यू पे निकालूंगा तो हम बोलेंगे 5 लाख इंटू 25%, तो हम बोलेंगे भाई साहब इसका हक क्या है? इसका हक है इसमें से 25% जितना, विच कम्स टू 1.25 लाख। यही बात होती है ना। तो हम क्या करते हैं इक्विटी मेथड में, हर एवरी ईयर एंड पे जितना भी पेरेंट का स्टेक है इन एसोसिएट, उतना प्रॉफिट का शेयर क्या करते हैं? ऐड करते हुए चलते, उतना प्रॉफिट का शेयर ऐड करते हुए चलते, बराबर। तो हम क्या ऐड करेंगे? ऐड पेरेंट्स शेयर ऑफ प्रॉफिट, बराबर। पेरेंट का शेयर ऑफ प्रॉफिट ऐड करते हुए चलेंगे, वो कितना रहेगा? 1,25,000, विच कम्स टू 11,25,000, बराबर। क्या सबको समझता? अपन यही करते हैं कि नहीं करते हैं? यस और नो? क्लियर है क्या इतना? बराबर क्या? ठीक है। नेक्स्ट थिंग, सपोज इस केस में तो पेरेंट ने, सॉरी एसोसिएट ने क्या कमाया? प्रॉफिट कमाया, तो पेरेंट ने अपना हिस्सा रिकॉर्ड कर लिया। सपोज अगर एसोसिएट लॉस करता, एसोसिएट लॉस करता, तो क्या पेरेंट लॉस में भी अपना हिस्सा बुक करता या नहीं करता? यस और नो? प्रॉफिट हो या लॉस हो, अपना हिस्सा तो बुक करते हुए चलना पड़ेगा, बराबर। तो लॉस होता तो भी सेम चीज एप्लीकेबल होती है, ठीक है क्या? सर इज इक्विटी मेथड एप्लीकेबल ओनली इन सीएफएस एंड नॉट इन एसएफएस? यस मोहित, एसएफएस के अंदर तो हम इंडेक्स 27 फॉलो करते हैं ना यार, सीएफएस में इक्विटी मेथड अप्लाई करते हैं, बराबर, ठीक है। तो उस केस में लॉस होता तो भी रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, ओके। सपोज कल को ऐसा हो गया, अब मैं एक नया एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। सपोज मेरे पास है, मैं पेरेंट कंपनी हूं, बराबर। पेरेंट कंपनी के पास है इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, क्या है? इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। कितना परसेंट है? 25% है। वैल्यू कितना है? 10 लाख है। ओके नो प्रॉब्लम। अब मैं आपको यह बोलता हूं कि ईयर 1 में एसोसिएट ने किए भयंकर लॉस। कितने का लॉस किया सर? एसोसिएट ने किया 20 लाख का लॉस। कितने का लॉस किया? 20 लाख का लॉस किया। अब सोच समझ के बताओ, इस 20 लाख में से पेरेंट को कितना लॉस बेयर करना है? पेरेंट कितना शेयर अपना रिकॉर्ड करेगा? तो पेरेंट बोलेगा मेरा इसमें से हिस्सा है 25%, तो मेरा शेयर कितना हो गया? 5 लाख। तो मैं बोलूंगा कि ये मेरा डे 1 पे इन्वेस्टमेंट का वैल्यू था एज पर इक्विटी मेथड,
और एज पर इक्विटी मेथड अगर मैं ईयर एंड का बात करूंगा तो ईयर एंड में वो बोलेगा लॉस मेरे को रिकॉर्ड करना है। लॉस किसका? सिर्फ पेरेंट के शेयर का। कौन सी कंपनी के अंदर? इन एसोसिएट। बराबर, तो मैं बोलूंगा 5 लाख। तो ये बचेगा कितना? रिमेनिंग बैलेंस 5 लाख। सपोज मैं बोलता हूं एसोसिएट ने ईयर 2 के अंदर भी क्या किए? लॉसेस किए भयंकर वाले। कितना लॉस किया सर? 30 लाख का लॉस कर दिया फॉर एग्जांपल। कितना लॉस कर दिया? 30 लाख का लॉस कर दिया। अब अगर एसोसिएट ने भी 30 लाख का लॉस कर दिया, बताओ इसमें से पेरेंट का शेयर कितना? आप बोलोगे 7,50,000 है कि नहीं है इतना लैक्स? एलोकेट कितना करना? 7.5। अच्छा, अब एक बात देखना इधर। सपोज मैं बोलता हूं ठीक है, नो प्रॉब्लम, मैं करता हूं यहां पेरेंट का शेयर ऑफ लॉस, ठीक है, 7.5 लाख मैंने ऐसा कर दिया, ठीक है। मुझे बताओ बैलेंस नेगेटिव हो गया कि नहीं हो गया? नेगेटिव हो गया, बैलेंस नेगेटिव हो गया। बराबर, क्या क्या ये नेगेटिव जाना चाहिए? द आंसर इज नो। इसको नेगेटिव जाने नहीं देना चाहिए। द मैक्स इट कैन बी इज 0। बराबर, मैक्स 0 होता है। सब लोग को समझता है क्या? तो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है। मतलब बेसिक लॉजिक ये बोलता है कि अगर 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 आपका एसोसिएट, आप कौन हो? आप पेरेंट हो। अगर आपका एसोसिएट लॉस करता हुआ चल रहा है तो आप लॉस रिकॉर्ड करना तब तक जब तक आपका इन्वेस्टमेंट 0 ना हो जाए। ये बेसिक कंसेप्ट सबके होल्ड में आता है क्या? परफेक्ट आता है क्या बेसिक कंसेप्ट सबके होल्ड में? ठीक है। अब मैं आपसे थोड़ी सी एडवांस बातें करता हूं, ठीक है। इसमें किसी को डाउट है क्या? पहले ये क्लियर करना है फिर आगे बढ़ सकते हैं, वरना आगे नहीं बढ़ने लायक है अपन। परफेक्ट, तो लोग कहते हैं सब क्लियर है, यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, यहां तो क्लियर है। अब मैं ये बोल रहा हूं, सुनना ध्यान से। ये कौन सी कंपनी है? पेरेंट कंपनी है, ठीक है। पेरेंट के पास कौन से असेट्स है तुमको वो बता रहा हूं। पेरेंट बोलता है मेरे पास है इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। बराबर, ये उसने एसोसिएट के इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट किया है, ठीक है। तो यहां तो प्रॉब्लम नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है इसके पास। उसके अलावा क्या ऐसा पॉसिबल है कि पेरेंट का एसोसिएट के प्रेफरेंस शेयर के अंदर भी कुछ इन्वेस्टमेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। तो मैं अज्यूम करता हूं कि पेरेंट के पास है कुछ इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर ऑफ एसोसिएट। बराबर, अच्छा। सिमिलरली ऐसा क्या पॉसिबल है क्या कि पेरेंट का एसोसिएट के डिबेंचर के अंदर भी कुछ इन्वेस्टमेंट है? तो मैं बोलता हूं ऐसा भी पॉसिबल है कि देयर कैन बी सम इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स ऑफ एसोसिएट। क्योंकि पेरेंट तो इन्वेस्ट कर रहा, तो पेरेंट पे तो असेट ही हुआ ना। सबको समझता है क्या वाला पार्ट? परफेक्ट, ठीक है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि पेरेंट ने एसोसिएट को कोई लॉन्ग टर्म लोन दिया रहेगा? क्या ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है? इट इज। अगर आप डिवेंचर में किसी के इन्वेस्ट कर रहे हो तो एक तरीके से आप किसी को लोन ही दे रहे हो ना, आपके लिए तो असेट हो गया वो। बराबर, क्या? तो ये सारी चीजें होना पॉसिबल है। बराबर, लेकिन मैं आपको ये बोलूं क्या, जब अपन ये निकालते हैं, जब मैं ऐसा बोलता हूं कि पेरेंट का एसोसिएट में स्टेक कितना है? 25%, तो मैं स्टेक निकालते वक्त सिर्फ ये वाला इन्वेस्टमेंट कंसिडर करता हूं। सिर्फ ये वाला इन्वेस्टमेंट कंसिडर करता हूं। मतलब इस इन्वेस्टमेंट का अकाउंटिंग पेरेंट के एसएफएस में होता है एज पर इंड AS 27, और पेरेंट के सीएफएस के अंदर होता है एज पर इंड AS 28। बराबर, एसएफएस बोलता है उस इन्वेस्टमेंट को तुम कॉस्ट पे दिखाओ या फेयर वैल्यू पे दिखाओ, तुम्हारी मर्जी। सीएफएस बोलता है भाई इक्विटी मेथड फॉलो करने का, कहानी खत्म। अब जो तुम्हारा इन्वेस्टमेंट प्रेफरेंस शेयर या डिवेंचर के अंदर है, कोई मुझे बताएगा इसका अकाउंटिंग कैसे होता है? परफेक्ट आंसर है गोहिल साहिल। मैं ऐसा बोल दूं क्या, इसका अकाउंटिंग होता है एज पर इंड AS 109। बराबर, वो क्या हो जाता है तुम्हारे लिए? दिस बिकम्स अ फाइनेंशियल एसेट। बराबर, क्या? परफेक्ट आंसर। वो FVTPL है, वो ACM है, वो सब छोड़ दो, अकाउंटिंग करना है एज पर 109। अपन इसको इक्विटी मेथड में कभी भी घुसेड़ते नहीं है। क्लियर है कि नहीं वाला पार्ट? सब लोग यहां तक है क्या मेरे साथ? सब लोग यहां तक है क्या मेरे साथ? जल्दी से बताओ, है? ग्रिप है यहां तक? परफेक्ट। अब अगर मैं बोलूं, अब अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि सपोज एक ऐसा अनरिकॉग्नाइज्ड लॉस है, क्या है? ऐसा अनरिकॉग्नाइज्ड लॉस है
जो अब तक हमने रिकॉर्ड नहीं किया है 2.5 लाख जितना। अपन ने देखा था ना कि पेरेंट का शेयर तो 7.5 लाख है, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रिकॉर्ड कर पा रहे हैं बिकॉज पेरेंट के पास उतना पॉजिटिव बैलेंस है ही नहीं इक्विटी शेयर के अंदर। तो वो अनरिकग्नाइज्ड वाला पार्ट कितना बचता है? 2.5 लाख। मतलब जब मैं ये लॉस एलोकेट करता हूं तो मेरा इक्विटी का बैलेंस तो हो जाता है नील, बराबर। तो क्या ऐसे कोई अपने पास आइटम्स पड़े हैं क्या जहां ये लॉस अपन एलोकेट कर सकते हैं? क्या अपने पास ऐसे कोई आइटम पड़े हैं क्या जहां अपन ये लॉस एलोकेट कर सकते हैं? द आंसर इज यस। मैं बोल दूं, सुना भी ध्यान से। अगर एसोसिएट भयंकर लॉसेस कर रहा है, अब कंसेप्ट समझना, अगर एसोसिएट बहुत हेवी लॉसेस कर रहा है, बराबर, तो मैं बोलूं देयर आर चांसेस कि अपन ने जो एसोसिएट के प्रेफरेंस शेयर में भी इन्वेस्ट किया वो पैसा नहीं मिले। देयर आर चांसेस कि अपन ने एसोसिएट को जो डिबेंचर में पैसा इन्वेस्ट नहीं किया वो भी पैसा नहीं मिले। पॉसिबल है कि नहीं है? पॉसिबल है ना यार, क्योंकि अगर वो इतने भयंकर लॉसेस कर रहा है, देखो अगर आपने बचपन में लिक्विडेशन टॉपिक पढ़ा होगा, लिक्विडेशन, बराबर, जब कभी कोई कंपनी बंद होती है या जो भी होता है, तो उस केस में सबसे पहले हम ये बोलते हैं कि अगर पैसा कौन से ऑर्डर में मिलेगा, तो आप ये बोलते हो कि सबसे पहले पैसा मिलेगा आउटसाइड लाइबिलिटीज को, सबसे पहले ये पैसा लेने आएंगे तुम्हारे से, बराबर। क्या ये सबको देने के बाद जो बचा कुचा पैसा उसमें से थोड़ा मिलता है प्रेफरेंस शेयर को, फिर लास्ट में तुम बोलते हो कि लास्ट में पैसा किसको मिलता है? इक्विटी को, बराबर। क्या मतलब आखिरी में घर वाले आते हैं ना, इक्विटी वाले। इस लेकिन अगर मैं बोलूं कि तुम्हारा इक्विटी ही नेगेटिव होता हुआ चल रहा है, तो देयर इज चांसेस कि थोड़ा लॉस प्रेफरेंस वाले को बेयर करना पड़ेगा, देयर आर चांसेस कि थोड़ा लॉस आउटसाइड लाइबिलिटीज को बेयर करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा ना यार उस केस में। तो यही तो मैं बोलने का ट्राई कर रहा हूं, जब अगर आप एसोसिएट के लॉसेस रिकॉर्ड कर रहे हो एज अ पेरेंट, व्हेन यू आर रिकॉर्डिंग द लॉसेस ऑफ एसोसिएट इन द कैपेसिटी ऑफ पेरेंट, और आपका इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स नील हो गया, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो आपका प्रेफरेंस शेयर का पैसा है एसोसिएट के अंदर फंसा हुआ वो भी नहीं आने वाला, जो आपका डिवेंचर का पैसा है एसोसिएट के अंदर फंसा हुआ वो भी नहीं आने वाला। समझता है क्या? समझता है क्या इतना मैं क्या बोलने का ट्राई कर रहा हूं? कंसेप्ट समझता है क्या? बाकी कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। ओके, अब मैं आपको बोलता हूं कि जब मैं एग्जांपल कंटिन्यू करूं, तो मेरे पास अनरिकग्नाइज्ड लॉस पड़ा है 2.5 लाख का, जो मैं इक्विटी में एलोकेट नहीं कर पाया, है ना। ध्यान रखना, हम यहां सिर्फ पेरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पेरेंट के पास ऐसा कोई लॉस है जो वो रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया इक्विटी में, बिकॉज इक्विटी का बैलेंस क्या हो गया? नील हो गया। अब मैं आपको यह बोलता हूं कि प्रेफरेंस के अंदर 5 लाख का बैलेंस पड़ा है और डिबेंचर के अंदर 3 लाख का बैलेंस पड़ा हुआ है, बराबर। तो द क्वेश्चन इज, ये जो 2.5 लाख का मुझे लॉस एलोकेट करना बाकी है, वो क्या मैं प्रेफरेंस या डिबेंचर में एलोकेट कर दूं? तो आंसर यस कर दो, क्योंकि ये वही प्रेफरेंस और डिबेंचर है जो सेम एसोसिएट के अंदर है, बराबर। अब आप बोलोगे कि सर अगर ये 2.5 लाख एलोकेट करना है तो मैं किस में एलोकेट करूं? पहले पहले प्रेफरेंस में करूं या पहले डिबेंचर में करूं या मैं प्रोपोर्शनेटली कर दूं? तो अगर आप बोलोगे प्रोपोर्शनेटली तो आप रॉन्ग हो, बुद्धि लगाओ थोड़ी सी। अगर इक्विटी वालों का पैसा डूब गया तो अगला नंबर डूबने का किसका आता है? अगला नंबर आता है डूबने का प्रेफरेंस वालों का। जब इक्विटी का पैसा डूबता है, इक्विटी को पैसा नहीं मिल रहा है, मैं बोलता हूं ना इक्विटी का इन्वेस्टमेंट नील हो गया, तो अगला नंबर डूबने का किसका आता है? अगला नंबर डूबने का आता है प्रेफरेंस वालों का, बराबर। क्या तो उस केस में जब हम बोलेंगे अगला नंबर डूबने का आता है प्रेफरेंस वालों का, तो सबसे पहले आप 2.5 लाख किस में एलोकेट करना? प्रेफरेंस वालों में एलोकेट करना। सबको समझता है क्या? अगर प्रेफरेंस में एलोकेट करने के बाद भी कुछ बैलेंस बचता है तो किस में एलोकेट कर देना? डिवेंचर में एलोकेट कर देना। डज एवरीवन अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? क्या इतना होल्ड लेगा तुम्हारा? बस समझता है ये तुम्हारा क्वेश्चन, लॉस मेकिंग एसोसिएट, और कुछ नहीं है। हिताली कुछ डाउट पूछो ना, डाउट है तो पूछो ना। बाकी सबको समझता है क्या? कुछ नहीं है, यही तो करना है और कुछ नहीं करना है। और तुम बोल रहे थे सर डिफिकल्ट है, ये है वो है, रोना धोना गाना चालू था तुम्हारा, और क्या था? कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है, समझ गया, मजा आ गया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मेरे को सिर्फ उसको अभी प्रॉपर वे में लिखाना है, आपको सुनना ध्यान से। सबसे पहला बढ़ू क्या आगे में? डाउट है तो पूछो, ये वाला स्माइली बेच के कुछ मिलने वाला नहीं है।
नीरज पूछते सर अगर डिबेंचर के बाद भी लॉस हुआ तो कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ नोट दे सकते हैं नीचे कि भाई इतना अनरिकॉग्नाइज्ड है, कुछ नहीं कर सकते इसका। समझा कि नीरज, कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ नोट दे देंगे उस केस में। आगे बढ़ रहा अभी मैं, ठीक है। अच्छा, ये वाला कंसेप्ट सिर्फ तभी आएगा जब अपने पास एसोसिएट में इक्विटी शेयर के अलावा कोई दूसरे इन्वेस्टमेंट भी है। सपोज अगर मैं ऐसा बोल दूं कि मेरे पास ये दो इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, मेरे पास ये दो इन्वेस्टमेंट है ही नहीं एसोसिएट के अंदर, तो क्या कहानी इतना आगे बढ़ने वाली है क्या? तो क्या इतना आगे जाने का क्या? द आंसर इज नो, इतना आगे जाने का जरूरत ही नहीं है। बराबर क्या समझता है ये वाला पार्ट? ठीक है सर, अगर लोन्स एंड डिवेंचर्स दोनों है तो फिर प्रोपोर्शनेट होगा ना दोनों में? यस विपुल, उस केस में दोनों में प्रोपोर्शनेट कर देना बस। लॉस नहीं शो होगा ना? नहीं नहीं, नेगेटिव शो नहीं होगा कभी भी। हिताली पूछा सर प्रेफरेंस शेयर में डेट एंड इक्विटी कंपोनेंट है तो सिर्फ इक्विटी कंपोनेंट से एडजस्ट करेंगे ना? यस यू कैन से दैट, यस हिताली यू कैन से दैट। बट अगर मैं आपको एक बात बोलूं ना हिताली, हिताली एक बात समझो, जिसके लिए फाइनेंशियल एसेट है उसके लिए कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का कंसेप्ट कहां से आया? जिसके लिए कंपाउंड, जिसके लिए फाइनेंशियल एसेट है उसके लिए ना कोई इक्विटी है ना कोई लाइबिलिटी, उसके लिए एक ही चीज है, वो है फाइनेंशियल एसेट। समझा क्या हिताली? खत्म, परफेक्ट, आगे बढ़ जाते हैं। मतलब अगर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बुद्धिमानी से नहीं पढ़ा है मेरे से, तो सोचो कहां कहां फंसोगे, है ना, कहां कहां फंसोगे। ठीक है सर, एक जगह नेगेटिव में जाता है इंडेक्स 27, नहीं नहीं, नेगेटिव में वो एनसीआई का बैलेंस जाता है भाई साहब, नेगेटिव में एनसीआई कैन बी नेगेटिव, वो कंसेप्ट इंडेक्स 110 के अंदर है गोयल साइड। चलो अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, अब खत्म कहानी, बस हो गया। बाकी डाउट्स अपना क्वेश्चन में क्लियर हो जाएंगे भाई। रुको, मैंने क्वेश्चन कराया किधर अब तक? रुक जाओ जरा, सबर करो। चलो अब मोहित पूछते, अरे मोहित रुको ना, क्वेश्चन करने दो ना मेरे को, हो जाएगा वो आपका। अब सुनना रूल, सबसे पहला मैं आपको बता रहा हूं रूल नंबर 1, रूल नंबर 1, ठीक है। अगर एसोसिएट लॉसेस करता है तो सबसे पहले कौन बेयर करेगा? सबसे पहले इक्विटी बेयर करेगा। अगर एसोसिएट लॉसेस करता है तो सबसे पहले कौन बेयर करेगा? पेरेंट के अंदर जो इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी है उसको बेयर करवाने का। ये नील होने के बाद अगला किसको बेयर करवाने का? अगला किसको बेयर करवाने का? अगला, परफेक्ट आंसर अंजलि, इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस को बेयर करवाने का। ये भी नील हो गया, ये भी नील हो गया, तो उसके बाद अगला इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर या फिर जो तुमने लॉन्ग टर्म लोन वगैरह दिया रहेगा, बराबर, किसको दिया रहेगा? एसोसिएट को दिया रहेगा, उसको बेयर करवाने का। सब नील होने के बाद भी बैलेंस बचता है तो वो अनरिकॉग्नाइज्ड बैलेंस में दिखेगा एज अ डिस्क्लोजर, और कुछ नहीं कर सकते उस केस में। डज एवरीवन अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? समझता सबको ये वाला पार्ट? ठीक है, अब आगे सपोज 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 फ्यूचर में होता है प्रॉफिट, बराबर, सबको लॉस एलोकेट कर दिया, मतलब इक्विटी को भी एलोकेट किया, उसका नेगेटिव होने का प्रेफरेंस को भी एलोकेट किया, फिर डिवेंचर को भी एलोकेट किया, बराबर। अब ऐसा पॉसिबल है कि एसोसिएट को फ्यूचर में क्या हो जाए? प्रॉफिट हो जाए, तो मैं बोलूं प्रॉफिट का हिस्सा भी पेरेंट रिकॉर्ड करेगा, बराबर क्या? तो सबसे पहली बात, सबसे पहली बात, अब जब प्रॉफिट एलोकेट करने की बारी आएगी, और अगर मैं ऐसा बोलूं कि थोड़ा थोड़ा लॉसेस डिवेंचर ने भी बेयर किया था, थोड़ा थोड़ा लॉसेस प्रेफरेंस ने भी बेयर किया था, तो उस केस में जब प्रॉफिट होगा तो सबसे पहले आप डिवेंचर को नक्की करना। क्यों? क्योंकि ये तो वो आदमी था जिसको सबसे आखिर में लॉस होना चाहिए, फिर भी इसने बेयर किया ना, तो प्रॉफिट जब होगा सबसे पहले हिस्सा इसका ही होगा। सबको समझता है क्या वाला पार्ट? बराबर क्या, लॉजिकली है कि नहीं है? ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट। उसके आगे सेकंड, अगला अगर कोई प्रॉफिट में हिस्सा मांगेगा तो फिर वो प्रेफरेंस वाला मांगेगा, और उसके बाद आखिर में कुछ प्रॉफिट आता है तो वो इक्विटी वालों का आता है। मतलब ऐसा समझो कि लॉस बेयर करने में घर वाले पहले होते, प्रॉफिट मांगने में घर वाले बाद में होते हैं। समझता है कि नहीं वाला पार्ट? समझता है क्या वाला पार्ट? ठीक है नीरज, मेरे को सम सॉल्व करने दो, आपका क्वेरी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अमाउंट में क्वेरीज मत पूछो कि अमाउंट सर इतना बचा तो कैसे, उतना बचा तो कैसे, सम में वो सब क्लियर हो जाएगा। ये जो बताया वो समझा के पहले ये बताओ मेरे को, रट्टा मत मारना, कंसेप्चुअली जाना भाई। रट्टा मत मारो कि यहां डिवेंचर पहले वहां डिवेंचर बाद में, रट्टा मारा फंसोगे सीधा, कंफ्यूजन होगा एग्जाम के अंदर। लॉजिकली सोचो, लॉस बेयर करने में इक्विटी वाला सबसे पहले लॉस बेयर करेगा, प्रेफरेंस का अगला नंबर है, डिवेंचर का अगला नंबर है। अब बेचारे डिवेंचर ने तो लॉस बेयर किया जबकि उसको बेयर करना भी नहीं था, सबसे पहले इसको प्रॉफिट दो, फिर इसको प्रॉफिट दो, फिर इसको प्रॉफिट दो। समझता है ये वाला पार्ट? क्लियर है?
है क्लियर? खत्म, आगे बढ़ते हैं फिर अपन। आ जाओ, कुछ नहीं पढ़ना, थियरी बियरी कुछ नहीं पढ़ना। अच्छा, गोयल साहब पूछते हैं सर अगर मेरे पास एक ट्रेड रिसीवेबल भी है, बैलेंस शीट के अंदर एक ऐसा भी है ट्रेड रिसीवेबल इन एसोसिएट, इग्नोर इग्नोर, सीधा सीधा इग्नोर, सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है एसोसिएट के अंदर उसी को कंसिडर करना, बाकी आलतू फालतू के किसी चीज को कंसिडर नहीं करना है, छोटे छोटे करंट वाले इसको कंसिडर मत करना। तो मैं बोलता हूं ओनली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट टू बी कंसिडर्ड। हाँ, लॉन्ग टर्म लोन लेगा तो भी चलेगा ना, मैंने बता दिया डिंपल डिंपल जी ऑलरेडी वो चीज, ठीक है, लोन लेगा तो भी चल जाएगा उस केस में। कुछ नहीं करने का, थियरी बियरी कुछ मत पढ़ना, कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, थियरी लास्ट में पढ़ने का। आ जाओ फटाफट क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। आई एम गिविंग यू कितना मिनट्स, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, ठीक है। जस्ट रीड दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद सॉल्व मत करना, मेरे को एक कंसेप्ट बताना है पहले, ठीक है, उसके बाद। मैं स्क्रॉल करता हुआ चलूंगा, पढ़ते हुए चलना, एक बार रीड करना, सिर्फ प्लेन रीड दो इसको सिर्फ। जो भी अभी ज्वाइन हुए प्लीज क्वेश्चन रीड कर लेना भाई। ओके, इतना पढ़ के हुआ, ठीक है, तो मैं थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ नीचे। डन क्या रीडिंग? जिसका भी डन हो गया फटाफट थम्स अप दो एक बार, थम्स अप से मेरे को समझ जाएगा। फटाफट थम्स अप देने का, हो गया फटाफट थम्स अप दबाने का, तो समझेगा मेरे को हो गया करके। परफेक्ट, चलो ठीक है, डन, सबका हो गया। ध्यान से सुनना, अभी मैं रीड करता हूं क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते मुझे एक आध चीजें बतानी है, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, आराम से हो जाएगा, कुछ नहीं इस क्वेश्चन के अंदर। और मैं ये बता दूं सबसे पहले, कुछ भी पढ़ने के पहले इस क्वेश्चन को वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ठीक है। ये या तो जुलाई में आएगा या फिर नवंबर में आएगा, दोनों में से एक अटेम्प्ट में पक्का पक्का आएगा, एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, छोड़ के मत जाओ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, और ये क्वेश्चन वैसा है जो अगर यहां करके नहीं गए ना तो एग्जाम में क्लिक नहीं होएगा, बाकी सारे क्वेश्चन अगर नया आया कंसेप्ट के बेस पे आप कर पाओगे, ये क्वेश्चन एक बार करके जाना, एक बार कर लिया ना फिर कभी लाइफ टाइम तकलीफ देगा नहीं आपको ये क्वेश्चन, ठीक है। चलो पढ़ते हैं, हम आगे बात करते हैं। लॉस मेकिंग एसोसिएट के ऊपर क्वेश्चन है। एन एंटिटी हैज 3 टाइप ऑफ इंटरेस्ट इन एसोसिएट। एंटिटी मतलब वो कौन सी कंपनी, वो पेरेंट है, कौन है वो, पेरेंट है कि एसोसिएट है? भाई पेरेंट का बात चल रहा है इधर, पेरेंट के पास 3 टाइप ऑफ इंटरेस्ट इन एसोसिएट, ठीक है क्या। आगे इक्विटी शेयर्स है, बराबर, और वापस बताओ क्वेरी है तो क्वेरी लिख लेना, ये करके मत भेजो भाई मेरे को स्माइल, इरिटेटिंग है मेरे लिए वो चीज, ठीक है। इक्विटी शेयर्स है, बराबर, कितने इक्विटी शेयर्स है? 25% ऑफ द इक्विटी शेयर्स टू विच इक्विटी मेथड अकाउंटिंग इज अप्लाइड, ओके कोई बात नहीं है। प्रेफरेंस शेयर है, वो नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस दैट फॉर्म पार्ट ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, बराबर, ठीक है। सच प्रेफरेंस शेयर आर मेजर्ड एट फेयर वैल्यू एज पर इंडेक्स 109, एफईटी पे वगैरह फॉलो करता रहेगा, एफईटी उसे फॉलो करता रहेगा, ठीक है। लॉन्ग टर्म लोन, द लोन कैरीज इंटरेस्ट रेट ऑफ 10%, यहां कोई भी अपने को प्रीमियम डिस्काउंट वगैरह का बात नहीं किया, सीधा कूपन रेट दिया हुआ है, तो जब ना कोई इंटरेस्ट ना कोई डिस्काउंट, सॉरी ना कोई प्रीमियम है ना कोई डिस्काउंट, तो अज्यूम करने का ये कूपन रेट आपका क्या रहेगा, ईआर वगैरह रहेगा, रेलेवेंस नहीं है, बता के रख दिया। आगे द इंटरेस्ट इनकम इज रिसीवेबल ईच ईयर, इज रिसीव्ड एट द एंड ऑफ
each year. Long term loan is accounted as per ACM method as per Ind AS 109. अभी अपने को सारी वर्डिंग समझती है बिकॉज अपने को पता है व्हाट इज 109, व्हाट इज ACM, व्हाट इज EIR, व्हाट इज कूपन रेट, सब लॉजिकली क्लिक होता है, एक पूरा कनेक्शन बैठता है अपने पास, ठीक है। आगे दिस लोन आल्सो फॉर्म्स पार्ट ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट इन द एसोसिएट, ओके वेरी गुड। आगे एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर 1 द कैरिंग वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द अबव इंटरेस्ट इज एज फॉलोज, बराबर। डे 1 का कैरिंग वैल्यू अपने को दिया हुआ, तो मैं लिखता हुआ चलता हूं, ठीक है, मैं अभी सम सॉल्व करता हुआ चलूंगा इधर साथ साथ में। सबसे पहले मैं बोलूंगा डे 1 पे, मेरे पास वो डे 1 का डेट है क्या, डेट नहीं है, मेरे को डे 1 पता है सिर्फ, तो मैं बोलता हूँ डे 1 पे, ठीक है। अगर मैं ये बताऊं सबसे पहले पेरेंट के बुक्स में, पेरेंट के बुक्स में उसके पास डे 1 पे 3 चीजें, सबसे पहला है इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स। कितना बैलेंस है उसका किसी को पता है, याद है क्या किसी को? इट इज आई गेस 10 लाख, ओके, तो 10 लाख है भाई साहब, बराबर। सेकंड उसके पास क्या है, इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर्स, बराबर, ठीक है, तो वो कितना है उसके पास, दैट इज 5 लाख, ओके, नो प्रॉब्लम। तो मैं बोलता हूं यहां 5 लाख, ओके। थर्ड क्या है उसके पास, इन्वेस्टमेंट इन, वो उसने क्या दिया यहाँ, डिवेंचर नहीं, लॉन्ग टर्म लोन है, बराबर, वो एक ही नेचर का होता है यार, और क्या फर्क पड़ता है उसमें, तो हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म लोन, बराबर। इन्वेस्टमेंट मत बोलो उसको, बोल दो लॉन्ग टर्म लोन है यार। ये बाय द वे सब पेरेंट के लिए ये असेट की लाइबिलिटी है, पेरेंट के लिए सारे असेट की लाइबिलिटी, असेट है भाई साहब, कंफ्यूजन मत करना उसके अंदर। अब मैं बोलता हूं इसका अकाउंटिंग होता है पेरेंट के CFS में एज पर इंड AS 28, और ये दोनों का अकाउंटिंग होता है एज पर इंड AS 109, ठीक है, ये चीज अपने को समझती है, ओके वेरी गुड। आगे बात करते हैं, अब आगे क्या बोलता है, वो बोलता है द फॉलोइंग टेबल समराइजेस द चेंजेस इन फेयर वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एज पर 109 एंड इंपेयरमेंट लॉस ऑन लॉन्ग टर्म लोन एज पर इंड AS 109 एंड द एंटिटी शेयर इन एसोसिएट ऑफ ईयर 1 to 5, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने आपको क्या बताया था, अगर एसोसिएट कोई भी लॉस करता है तो लॉस सबसे पहले पूरा पूरा कौन बेयर करेगा इन तीनों में से, परफेक्ट, इक्विटी बेयर करेगा, ठीक है। उसके बाद प्रेफरेंस का नंबर आएगा, फिर लॉन्ग टर्म लोन का नंबर आएगा, ये अपने को समझता है, ठीक है। सपोज मैं ऐसा बोलता हूं, सपोज मैं ऐसा बोलता हूं कि इक्विटी ने बहुत सारा लॉस बेयर कर लिया, वो लॉस बेयर करने के बाद भी -8 लाख का बैलेंस बचता है, इक्विटी को जीरो करने के बाद भी -8 लाख का बैलेंस बचता है, तो सबसे पहले कौन बेयर करेगा, प्रेफरेंस बेयर करेगा। इस 8 में से प्रेफरेंस कितना बेयर करेगा, 5 बेयर करेगा, सबको समझता है क्या इतना। लेकिन अब एक एक्स्ट्रा प्रोविजन पढ़ा रहा हूं आपको, वो बोलता है कि प्रेफरेंस को लॉस एलोकेट करने से पहले आप देखना कि प्रेफरेंस के अंदर बैलेंस कितना है, देखोगे ना प्रेफरेंस में बैलेंस कितना है, देखोगे कि नहीं देखोगे, देखोगे, ठीक है। तो जब ये देखोगे कि प्रेफरेंस में बैलेंस कितना है, तो आपको बैलेंस निकालना पड़ेगा एज पर विच इंड AS, एज पर इंड AS 109, बराबर। अब ये 5 लाख तो डे 1 का बैलेंस है, लॉसेस तो ईयर एंड पे एलोकेट हो रहे हैं, तो ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है कि आपका ईयर एंड पे ये बैलेंस चेंज हो जाए, ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है, ईयर एंड पे बैलेंस चेंज हो जाए। सर कैसे होगा चेंज, अगर आप ऊपर पढ़ोगे इंफॉर्मेशन तो वो बोलता है कि प्रेफरेंस को हम किस पे मेजर करते हैं, हम फेयर वैल्यू पे मेजर करते हैं, तो शायद प्रेफरेंस की बाजार में फेयर वैल्यू ऊपर नीचे तो हो सकती है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां देखूं टेबल के अंदर, तो बोलता है ईयर ऑफ एंड 1 के अंदर इंक्रीज डिक्रीज इन फेयर वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, बराबर। तो ईयर 1 के अंदर वो बोलता है कि लॉस हो गया, फेयर वैल्यू लॉस हो गया प्रेफरेंस शेयर में, कितना हो गया, 50 का लॉस हो गया। तो अब थोड़ी सी बुद्धि लगाकर सोच समझ के बताना, जब मैं ऐसा बोलूं कि डे 1 पे इट वाज 5 लाख लेकिन ड्यूरिंग द ईयर 50 का लॉस हो गया, तो अब प्रेफरेंस के पास कितना बैलेंस है बेयर करने के लिए, सिर्फ 4.5 लाख का बैलेंस है बेयर करने के लिए। इतना समझता है क्या, इतना समझता है क्या, मतलब जब भी अब मैं कंक्लूड कर रहा हूं, जब भी आपको कोई लॉस एलोकेट करना है बिटवीन दीज फिनेंशियल असेट्स अकाउंटेड एज पर इंड AS 109, तो 109 का पहले एडजस्टमेंट करके आना, मतलब पहले हम ये प्रेफरेंस शेयर ऑफ लॉन्ग टर्म लोन पे पहले 109 का एडजस्टमेंट करेंगे, उसके बाद जो बैलेंस बचता है उस पे हम क्या करेंगे, 28 का एडजस्टमेंट करेंगे। सबको समझता है क्या ये वाला पार्ट,
लॉजिक है बराबर। अब ये बच्चों वाली चीज है, मतलब दिस इज वेरी सिंपल, इसमें कुछ ऐसा भयंकर नहीं करने जैसा है ना। ये बेसिक बचपन में भी सिखाएगा ना कोई 11th-12th वाले इंसान को, तो भी उसको समझेगा ये चीज। तो इसमें कोई ऐसा भयंकर कुछ है नहीं, है ना, बस परफेक्ट। चलो मैं बढ़ू क्या आगे अभी? डू आई हैव द परमिशन टू मूव अहेड क्या? ठीक है ठीक है। तो मैंने रूल दिखाया था आपको, कुछ रूल्स लिखाए थे ना, मैं रूल में एक और रूल ऐड कर रहा हूं, रूल नंबर 3। ऑन इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर एंड लॉन्ग टर्म लोन स्लैश डिबेंचर, फर्स्ट अप्लाई Ind AS 109, then allocate losses of Ind AS 28। बराबर क्या? खत्म। अब कुछ नहीं है, क्वेश्चन करते हैं, सीधा सीधा आगे बढ़ते हैं, ज्यादा मगजमारी नहीं, ठीक है। ईयर 1 के एंड का बात करते हैं सबसे पहले। ईयर 1 के एंड पे क्या बोलता है कि प्रेफरेंस वाले का फेयर वैल्यू गिर गया, प्रेफरेंस वाले का फेयर वैल्यू गिर के कितना हो गया? 50,000 से गिर गया उसका फेयर वैल्यू। उसके अलावा क्योंकि लॉन्ग टर्म लोन तो वैसे भी एसीएम पे था, तो एसीएम वाले को फेयर वैल्यू चेंज से फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन लोन कैन बी इंपेयर्ड, तो इंपेयरमेंट लॉस तो हो ही सकता है ना। तो इंपेयरमेंट लॉस इज डिफरेंट, फेयर वैल्यू लॉस इज डिफरेंट। तो लॉन्ग टर्म लोन पे उन्होंने दिया है कि इंपेयरमेंट लॉस होगा 50 का, तो कोई दिक्कत नहीं है, लॉस है तो एलोकेट करके आएंगे। और उसके बाद बोलता है कि एंटिटीज शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस एसोसिएट इज 16 lakhs। अब मुझे बताओ, जब एंटिटी को 16 lakhs का लॉस बेयर करना है, तो एंटिटी पूरा 16 बेयर करेगा या 16 का 25% बेयर करेगा? पूरा 16 बेयर करेगा, 25% मत कर देना। इस तरह ऑलरेडी बोला हुआ, दिस इज एंटिटीज शेयर इन प्रॉफिट ऑफ एसोसिएट एंड लॉस ऑफ एसोसिएट। तो पूरा 60 मतलब दिस इज ऑलरेडी आफ्टर डूइंग 25%, तुमको डायरेक्ट अमाउंट दिया हुआ है, तो ज्यादा बुद्धि मत लगा कर आना उधर। क्लियर है क्या? हर जगह बता रहा हूं, जहां जहां तुम मिस्टेक करोगे, जहां मिस्टेक करोगे सबको मैं आइडेंटिफाई करके तुमको बता रहा हूं, देखना करोगे तुम, खुद से करोगे ना, ऐसा बुद्धिमानी दिखाते हैं सब लोग। चलो ठीक है, परफेक्ट क्लियर है। तो अब मैं आता हूं ईयर एंड के ऊपर, ठीक है। ईयर एंड पे अपन सिंपल सा करेंगे, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेट करने का कोशिश नहीं करेंगे इधर। मैं बोलता हूं इधर ईयर एंड, ईयर 1 का एंड टू बी वेरी स्पेसिफिक, ठीक है। मैं 3 हेडिंग दे दूंगा। मैं पहले बोलूंगा मेरे पास है इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स। मैं शॉर्टकट्स यूज करूं चलेगा क्या, ताकि क्वेश्चन फटाफट हो जाएगा फिर अपना, आप एग्जाम में फुल फॉर्म लिखना, ठीक है। मैं शॉर्टकट यूज करता हूं। सेकंड है प्रेफरेंस, और थर्ड है लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है। मैं पहले बोलता हूं इनका ओपनिंग बैलेंस कितना था, तो मैं बोलता हूं अपना भाई इन्वेस्टमेंट था 10 lakhs, इधर थे 5 lakhs, और इधर था 3 lakhs, ठीक है। सबसे पहले हम इंड एस 28 अप्लाई करेंगे या 109 अप्लाई करेंगे? पहले 109 अप्लाई करना, तो मैं बोलता हूं भाई साहब पहले मार दो एडजस्टमेंट एज पर इंड एस 109। अब ऑब्वियसली पहले वाले के ऊपर तो 109 एप्लीकेबल ही नहीं है, तो मैं बोल दूंगा नॉट एप्लीकेबल, बराबर। सेकंड वाले में, प्रेफरेंस वाले केस में पहले साल में लॉस कितना हुआ था फेयर वैल्यू वाला, तो मैं बोलूंगा 50,000 का लॉस हुआ था, बराबर। और लॉन्ग टर्म लोन के ऊपर भी इंपेयरमेंट लॉस होता 50,000 का, तो मैं निकालता हूं बैलेंस, बराबर। क्या बैलेंस निकालता हूं आफ्टर 109? पहले वाले का बैलेंस 10 lakhs ही रहने वाले, वहां कुछ चेंज नहीं है। सेकंड वाले का हो जाएगा 4.5 lakhs, वेरी गुड चेतना। एंड थर्ड वाले का हो जाएगा इट विल बी 2.5 lakhs। सिंपल है यहां तक। फिर हम बोलते हैं कि हमको इंड एस 28 का जो भी शेयर ऑफ प्रॉफिट लॉस है वो एलोकेट करना है। अब थोड़ा बुद्धि लगा के देखो, कितना लॉस हुआ है पेरेंट का शेयर, जितना पेरेंट का शेयर है उतना 16 lakhs का। सबसे पहले 16 में से कौन बेयर करेगा? इक्विटी बेयर करेगा। लेकिन इक्विटी वाले के पास 16 है क्या? उतना है क्या? औकात है क्या उसका? उतना नहीं है, बराबर। तो मैं बोलता हूं देखो, मैं नीचे लिखता हूं टोटल, टोटल कितना बेयर करवाना है? 16 lakhs बेयर करवाना है। उसमें से इक्विटी वाला सिर्फ और सिर्फ कितना बेयर कर पाएगा? 10 बेयर कर पाएगा। वो लॉस है तो मैं ब्रैकेट में डाल दूंगा इसको, बराबर। अगला नंबर किसका आएगा? प्रेफरेंस बेयर करेगा। कितना बेयर करवा प्रेफरेंस को? पूरा 6 करवा दू क्या? है ही नहीं 6 उसके पास, तो कितना करेगा मैक्सिमम? वो 4.5 lakhs करेगा।
बराबर, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग टर्म लोन कितना करेगा उस केस में, बचा कुचा 1.5 लाख करेगा। अब प्लीज ये मत पूछना 1.5 कैसे आया, थोड़ा शर्म करो यार, वो सब मत पूछना मेरे से। बैलेंस, इक्विटी का बैलेंस कितना हो जाएगा, 0, प्रेफरेंस का 0, लॉन्ग टर्म लोन का 0 नहीं होएगा, लॉन्ग टर्म का कितना होएगा, लॉन्ग टर्म लोन का इट विल बी 1 लाख। सब लोग यहां तक है क्या मेरे साथ, डाउट किसी को इसके अंदर है ना, कोई है क्या ऐसा जिसको ये भी नहीं समझ रहे है ना, ठीक है। तुमको बोला रहेगा बहुत लोगों ने डिफिकल्ट है, 5 बार करो 10 बार करो, कुछ नहीं है इसके अंदर। चलो बढ़ते, ये ईयर 1 हो गया। अब मैं आता हूं किधर, ईयर 2 के अंदर, ठीक है। ईयर 2 के अंदर सबसे पहले मैं बोलूंगा 3 चीजें, एक होता है इक्विटी, एक होता है प्रेफरेंस, और एक होता है लॉन्ग टर्म लोन, बराबर। अब सबसे पहले हम बात करेंगे ओपनिंग का। इक्विटी का ओपनिंग कितना था, ईयर 2 के एंड पे बात करता हूं, 0, प्रेफरेंस 0, लॉन्ग टर्म लोन इज 1 लाख, ठीक है। ये अपने को इतना चीजें पता है। अब सबसे पहले हम मारते हैं एडजस्टमेंट एज पर 109, ठीक है। अब देखते हैं क्या क्या लॉस है, क्या प्रॉफिट है, क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अब सेकेंड ईयर में क्या हो गया है, प्रेफरेंस का लॉस कितना है, 50 नेगेटिव, बराबर। क्या प्रेफरेंस का लॉस है 50 नेगेटिव, ठीक है। इंपेयरमेंट ऑन लॉन्ग टर्म लोन कुछ भी नहीं है, ठीक है। और वो इक्विटी वाले का लॉस है 2 लाख का, ठीक है। अब ये ईयर इंपॉर्टेंट है, सिंपल है, मतलब कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल ही है। सुनना ध्यान से, हो क्या रहा है इधर, इक्विटी वाले के ऊपर तो 109 एप्लीकेबल नहीं बोलता हूं, एनए नॉट एप्लीकेबल। प्रेफरेंस का है इधर -50, और ये लॉन्ग टर्म लोन है 0, कुछ है ही नहीं इसके अंदर, बराबर। लॉस वगैरह कुछ भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बोलता हूं यहां बैलेंस आफ्टर 109, ठीक है। इक्विटी का तो 0 रहेगा, प्रेफरेंस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, प्रेफरेंस नेगेटिव है, बराबर, नेगेटिव है। लेकिन सर आपने तो बोला था नेगेटिव नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन हो गया नेगेटिव। सुनो क्या करना है बताऊंगा, चिंता मत करो, बताऊंगा। भाई आया है, सब बता के जाएगा, ठीक है। और यहां तो रहेगा 1 लाख आपका। अब बारी आती है, हम एडजस्टमेंट मारते हैं, शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस एज पर इंड AS 28, ठीक है। टोटल हुआ कितना था वैसे, टोटल मैं बोलता हूं टोटल हुआ था 2 लाख का लॉस, बराबर। सबसे पहली बात, इतना बेयर करने के लिए कोई बचा ही नहीं है, इतना बेयर करने के लिए कोई बचेगा तुम्हारे पास, कोई नहीं बचा है। हाँ, थोड़ा बेयर करने के लिए कोई तो है अपने पास, कौन है थोड़ा बेयर करने के लिए, परफेक्ट, लॉन्ग टर्म लोन तो है अपने पास, ठीक है, थोड़ा बेयर करवा देंगे, बाकी का देखते हैं। बट द क्वेश्चन इज, अगर मैं ऐसा कर दूं, थोड़ा मैंने लॉन्ग टर्म लोन को बेयर करवा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर किया, ठीक है। ये कुछ बेयर नहीं कर सकता, वहां तो प्रॉब्लम ही नहीं है। अब मैं निकालता हूं बैलेंस, है ना, क्लोजिंग बैलेंस। तो क्लोजिंग बैलेंस में इक्विटी 0 दिखने वाला है, प्रेफरेंस 0 दिखेगा या नेगेटिव दिखेगा, प्रेफरेंस अभी तक जितना मैंने किया है उसमें तो नेगेटिव दिख रहा है, बराबर, और ये 0 हो जाएगा। प्रेफरेंस जब नेगेटिव लिख दिया तभी आपने गलती कर दी बहुत बड़ी वाली। आप बोलोगे सर आपने तो बोला था ना नेगेटिव नहीं हो सकता, नेगेटिव तो नहीं हो सकता सर। तो अब दिक्कत यह है कि ये नेगेटिव नहीं हो सकता, इसको कितने पे लाना है अपने को, 0 पे लाना है, बराबर। तो 0 पे कैसे आएगा, तो उस केस में स्टैंडर्ड बोलता है कि भाई साहब लास्ट ईयर तुमने प्रेफरेंस को कितना लॉस एलोकेट करवाया, लास्ट ईयर तुमने प्रेफरेंस को कितना लॉस एलोकेट करवाया, लास्ट ईयर 4.5 लाख, बराबर। लास्ट ईयर 4.5 के लिए वो केपेबल था, तो 4.5 लॉस एलोकेट करवा दिया इक्विटी वाला। यहां बोलता है कि क्योंकि 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 अब प्रेफरेंस उस 4.5 लाख के लॉस की एलोकेट करने की वजह से नेगेटिव हो रहा है, क्योंकि अगर वो एलोकेट करता ही नहीं तो ये नेगेटिव होता ही नहीं। आप बोलोगे सर नेगेटिव तो इसकी वजह से हो रहा है ना, अरे बाबू अगर वो नहीं होता तो यहां अभी भी पॉजिटिव ही होता, समझ रहे का मैंने क्या बोला, अगर वो नहीं होता तो ये आज भी पॉजिटिव ही होता। तो स्टैंडर्ड बोलता है उस केस में हम क्या बोलेंगे कि जो प्रीवियस ईयर में 50 आपने एलोकेट किया था,
मतलब 450 में से 50 आपको रिवर्स करना पड़ेगा। मैं बोलता ये 50 में पॉजिटिव दिखाऊंगा और इसके ऊपर मैं स्टार मार दूंगा, बराबर। स्टार मार के मैं आपको नोट लिखा दूंगा, सुनना आपके रेफरेंस के लिए आई एम गिविंग यू अ नोट, ठीक है। सिंपल है, ज्यादा कुछ है नहीं, ध्यान से देखना। मैं नोट में ये बोलूंगा कि इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, बराबर क्या। तो उस केस में टू द एक्सटेंट ऑफ 50,000 लॉस एलोकेटेड टू प्रेफरेंस in year 1 will have to be reversed in year 2। सबको समझता है ऐसा क्यों किया? अब ये मत बोलना सर ये तो फिर 50 अपन ऐसा भी कर सकते थे ना कि इसका 50 अपन डिबेंचर में एलोकेट करवा दे। ओ भाई साहब कुछ भी, यहां हम सिर्फ जो इक्विटी वाले का लॉस है उसको एलोकेट करने की बात करें। प्रेफरेंस वाले का डिबेंचर क्यों बेयर करेगा, या प्रेफरेंस वाले का अपना लॉन्ग टर्म लोन क्यों बेयर करेगा ना यार, है ना। लॉन्ग टर्म लोन की वजह से थोड़ा ना ये नेगेटिव वगैरह हुआ है। क्लियर है क्या यहां तक? परफेक्ट, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं ये साल में टोटल लॉस कितना एलोकेट हुआ, टोटल लॉस सिर्फ 50,000 का एलोकेट हुआ, क्योंकि जो लास्ट ईयर का 450 था उसमें से 50 तो रिवर्स कर दिया, पॉजिटिव कर दिया, और ये साल 1 लाख एलोकेट किया। मतलब करंट ईयर में इन ईयर 2 टोटल लॉस वाज 2 lakhs, उसमें से 1 लाख लॉस तो एलोकेट किया डिवेंचर के अंदर, लेकिन 50,000 का प्रॉफिट, मैं प्रॉफिट नहीं बोलता हूं, मैं बोलता 50,000 का लॉस रिवर्स किया, बराबर। तो अगर मैं आपसे पूछूं अनएलोकेटेड ब्रैकेट में अनरिकॉग्नाइज्ड लॉस कितना है, तो आप 1 बोलोगे 1.5 बोलोगे, ऑब्वियसली सबने बुद्धि मैंने लगाई, बोला 1.5 है सर, है ना। 1 मत बोल देना येड़ी की तरह भी। क्यों 1 नहीं? अरे 1 है ठीक है, लेकिन ये 50 का जो लास्ट ईयर का रिवर्स किया वो भी तो आएगा ना। मतलब मैंने बताया ना, 2 चीज चाहिए, एक ये और एक कॉमन सेंस। कॉमन सेंस मिसिंग है तो नहीं कर सकते भाई कुछ भी। तो समझता है इतना? खत्म, आगे बढ़ते हैं। अभी तो अनरिकॉग्नाइज्ड है, ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट ईयर 3 में आ जाते हैं। तो ईयर 3 में तो कहानी ऐसी है कि इक्विटी बोलो, प्रेफरेंस बोलो, डिवेंचर बोलो, या लॉन्ग टर्म लोन बोलो, दोनों का ओपनिंग, तीनों का ओपनिंग कितना है? 0 0 और 0, बराबर। सबसे पहले एडजस्टमेंट करना है एज पर 109 वाला, बराबर। मतलब 50 के ईयर 1 का लॉस पेंडिंग है, यस मोहित आप ऐसा बोल सकते हो, करेक्ट है, ठीक है। अब हम वापस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, ईयर 3 में क्या कारनामा हुआ है? ले 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 ईयर 3 में तो प्रॉफिट हो गया, मतलब फेयर वैल्यू गेन हो गया प्रेफरेंस के अंदर, बराबर। उसके अलावा इंपेयरमेंट लॉस का रिवर्सल हो गया ईयर 3 के अंदर, बराबर। तो दोनों पॉजिटिव है, एक प्रेफरेंस का 1 लाख है, डिवेंचर का 50 है, ओके। और ये साल में ना कोई प्रॉफिट है ना कोई लॉस है इन केस ऑफ इक्विटी वाला पार्ट, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, आगे बढ़ता हूं, मैं बोलता हूं इधर एडजस्टमेंट एज पर 109, यहां तो नॉट एप्लीकेबल रहेगा, बराबर। इन केस ऑफ प्रेफरेंस इट वाज 1 लाख पॉजिटिव और यहां था 50,000 पॉजिटिव। अब बैलेंस आफ्टर 109 कितना हो जाएगा? तो हम बोलेंगे इक्विटी वाले केस में 0 ही रहेगा, यहां हो जाएगा 1 लाख, यहां हो जाएगा 50,000 पॉजिटिव, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं सबसे पहले एलोकेट करना है शेयर ऑफ प्रॉफिट लॉस एज पर इंड एज 28, तो क्या करंट ईयर में कोई प्रॉफिट लॉस है क्या? करंट ईयर में कोई प्रॉफिट लॉस है क्या एलोकेट करने के लिए? नहीं, वो तो है ही नहीं ना, खत्म हो गया, वो तो 0 था ना करंट ईयर में। तो लेकिन क्या कुछ लॉस एलोकेट करना है या नहीं करना है? करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। अभी भी कुछ अनरिकॉग्नाइज वाला पार्ट है जो पहले वाले इयर्स का बचा हुआ है। डाउट पूछा था किसी ने, सर अगर पहले वाले इयर्स का बचा है तो नेक्स्ट ईयर में बैलेंस आया तो एडजस्ट मार सकते हैं ना, मारो ना, क्यों नहीं मारोगे आप? तो उस केस में मैं क्या बोलूंगा, यहां मैं एलोकेट करूंगा 1 लाख और 50,000, एग्जैक्टली 150 आपका होता है ना लॉस एलोकेट। और मैं बोलूंगा ये करंट ईयर का नहीं है, दिस इज नथिंग बट प्रीवियस ईयर्स का
अनरिकॉग्नाइज्ड लॉस विच इज एलोकेटेड। समझता है क्या ये वाला पार्ट? परफेक्ट। क्लोजिंग कितना बचता है? क्लोजिंग फिर से 0 0 और 0। बढ़ू आगे क्या ईयर 4 में कि यहां भी डाउट है किसी को? बढ़ जाते आगे। मतलब क्या कंसेप्ट था, अपन ने क्या उसको चिंदी बना के छोड़ दिया, अपन ने इसकी पूरी स्वैग ही निकाल दी इस क्वेश्चन की। तो ईयर 4 क्या बात करेंगे हम? बोलेंगे तीन चीजें भाई, इक्विटी है, प्रेफरेंस के बाद है अपना लॉन्ग टर्म लोन। ओपनिंग का बात करें तो ओपनिंग तो 0 0 और 0। 0 के बाद हम बोलेंगे पहले करेंगे एडजस्टमेंट एज पर 109। तो 109 में क्या है अब देखते हैं। सबसे पहले वो बोलता है करंट ईयर में भी 50 का फेयर वैल्यू इंक्रीज हुआ इन केस ऑफ प्रेफरेंस। डिवेंचर में कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज, वो बोलता है कि अब एसोसिएट ने प्रॉफिट कमाना शुरू कर दिया। कितना? 10 लाख का प्रॉफिट कमाना शुरू कर दिया। अब आएगा मजा। करेंगे, सिंपल है, आधे लोग को तो आ भी गया होगा बट अपन करेंगे। ठीक है, कैसे करना है? सबसे पहले एडजस्टमेंट एज पर 109 करना है। इस पे तो एप्लीकेबल ही नहीं है 109, तो वहां एनए लिख दूंगा। प्रेफरेंस में कितने का फेयर वैल्यू प्रॉफिट हुआ है अपने को? 50 का। तो मैं बोलता 50 का गेन हुआ और यहां भी कुछ नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं। मैं बोलूंगा बैलेंस कितना आता है? यहां 0, यहां हो गया 50 और यहां हो गया डैश, कुछ नहीं है, 0 यहां भी। अब मैं बोलूंगा शेयर इन प्रॉफिट लॉस एज पर इंड एस 28। अगर मैं ऐसा बोल दूं कि पूरा 10 लाख इक्विटी में दे दो, तो मैंने सही बोला गलत बोला? कर मत देना। ऐसा किया तो अपने 2 चाटा, अभी भी लगता गलत किया तो बोलेगा 3 चाटा, बराबर चाटे मारने का अपने। तो अपन गलत कर रहे हैं सर। क्यों गलत कर रहे हैं सर? इक्विटी वाले का लॉस बाकी लोगों ने बेयर किया है कि नहीं किया है? तो सबसे पहले उनका उधार भरो, फिर अपने जेब में पैसा भरो, बराबर की नहीं? तो मैं बोलता हूं देखो भाई साहब, टोटल प्रॉफिट की अगर बात करूं, टोटल प्रॉफिट हुआ है 10 लाख, लेकिन पूरा इक्विटी को नहीं मिलना चाहिए। तो हम बोलेंगे पहले किसको दिया जाए? सर बताओ ना, पहले किसको दिया जाए? एक बार बताओ ना, पहले किसको दिया जाए? ट्विंकल ने सबसे पहले आंसर कर दिया, नितिन ने बोल दिया, आकाश ने बोल दिया, सोनाली ने बोल दिया। भाई साहब पहले दो लॉन्ग टर्म लोन, डिवेंचर, जो भी आप बोलते हो। द क्वेश्चन इज, क्या पूरा 10 लाख लॉन्ग टर्म लोन को दे दूं? क्या पूरा 10 लॉन्ग टर्म लोन को दूं, या जितना उसने बेयर किया उतना दूं? जितना उसने बेयर किया है उतना ही देंगे ना। चलो कंप्यूट करते हैं। तो मैं इधर ही बनाता हूं वर्किंग नोट नंबर 1, लॉसेस बोन बाय, सबसे पहला है अपना लॉन्ग टर्म लोन, बराबर सेकंड कौन है? प्रेफरेंस। इक्विटी ने कितना लॉस बेयर किया वो दिखाने का जरूरत नहीं है, बिकॉज जितना बैलेंस है वो सब इक्विटी को ही मिलने वाला है, बराबर। तो मैं बोलता हूं सबसे पहले ईयर 1 में, ईयर 2 में और ईयर 3 में मैं वर्किंग नोट बना रहा हूं। मुझे बताओ ईयर 1 में अगर अपन देखें तो लॉन्ग टर्म लोन ने कितना लॉस बेयर किया ईयर 1 में? लॉस कितना बेयर किया इसने? तो मैं बोलूं 1.5 लाख बेयर किया है। 1.5 बेयर किया ना, देखो ना ये कॉलम दिखता है कि नहीं दिखता है? कॉलम 1.5 बेयर किया भाई साहब ने, ठीक है क्या? तो मैं बोलता हूं ठीक है, हमने बोला कि लॉन्ग टर्म लोन ने ईयर 1 में कितना बेयर किया है? 1.5 लाख लॉस बेयर किया, इसलिए मैंने उसको नेगेटिव में डाल दिया, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ईयर 2 के अंदर। ईयर 2 में लॉन्ग टर्म लोन ने, लॉन्ग टर्म लोन का देखना, बाकी कुछ मत देखो, कंफ्यूजन क्रिएट ही मत करो, सिंपल सिंपल करो। कितना बेयर किया? लॉस बेयर किया कि नहीं किया? 1 लाख का लॉस बेयर किया है ना। तो मैं बोलता हूं भाई साहब इसने ईयर 2 में पता है क्या किया? 1 लाख का लॉस बेयर किया है। बेचारा लॉस ही बेयर किया जा रहा है कब से। ओके, ईयर 3 का पूछता हूं कितना लॉस बेयर किया लॉन्ग टर्म लोन ने? तो उसका कॉलम में देखो, बोलो देखो कितना। सिर्फ ये देखना कि उसने इंड एस 28 का कितना लॉस बेयर किया है, बाकी का मत देखना येड़े की तरह। समझता तो 50 बेयर किया। तो मैं बोलता हूं भाई साहब इसने कितना बेयर किया है? 50 बेयर किया है। तो टोटल लॉस कितना बेयर किया है भाई साहब ने? 3 लाख का। क्लियर है क्या? क्लियर है, ठीक है। सिमिलरली हम प्रेफरेंस का निकालेंगे, बराबर। अब आप मुझे बताओ, ये देखो ये अपना ईयर 1 है, तो प्रेफरेंस में ईयर 1 ने पहले तो 4.5 का बेयर किया होशियारी होशियारी में, तो वो बोलता है 4.5 का बेयर किया, नेगेटिव में डाल दिया। ईयर 2 में उसने कुछ बेयर किया या ईयर 1 का रिवर्स किया? उसने ईयर 1 का रिवर्स किया ईयर 2 के अंदर, तो हम बोलते हैं भाई साहब ईयर 2 में तो उसका पॉजिटिव है।
मिस्टेक मत करना, ब्रैकेट डाल नहीं रहा हूं, पॉजिटिव है इसका मतलब। ईयर 3 में कुछ बेयर किया क्या? यस, ईयर 3 में 1 लाख का बेयर किया इसने, बराबर। तो हम बोलेंगे ईयर 3 में बेयर किया है 1 लाख का नेगेटिव। टोटल कितना होता है? टोटल तो ये डे की तरह 4.5 प्लस 50 प्लस 1 मत कर देना, थोड़ा बुद्धि लगा, वो नेगेटिव है, एक दो नेगेटिव एक पॉजिटिव है, तो कितना रहेगा? टोटल लॉस 5 लाख बेयर किया है, बराबर। क्या मैंने बताया ना, दो चीज चाहिए, कैलकुलेटर और कॉमन सेंस, ठीक है। तो पहले इसने बेयर किया था लॉन्ग टर्म लोन ने, तो पहले सॉरी लास्ट में इसने बेयर किया, इसका तो लास्ट में बेयर करने का हक था, तो जब प्रॉफिट होगा सबसे पहले इसको बांटना पड़ेगा आपको, समझा क्या? तो मैं अभी बताओ 10 में से लॉन्ग टर्म लोन में कितना एलोकेट करूं प्रॉफिट? 3 लाख, बराबर। क्या कैसे आया मुझे? मैं बोलूंगा वर्किंग नोट नंबर 1। प्रेफरेंस को कितना एलोकेट करूं? 5 लाख। उतना है क्या अपने पास? 5 लाख जितना और एक्स्ट्रा बचता है क्या? 5 लाख जितना अपने पास? द आंसर इज यस। तो मैं बोलूंगा कहां से आया? वर्किंग नोट नंबर 1 से आया। रिमेनिंग 2 लाख, ये बैलेंसिंग फिगर आया अपने को, समझता है क्या वाला पार्ट? अब निकालो क्लोजिंग बैलेंस। तो हम बोलेंगे इधर हो गया 2 लाख, बराबर, यहां हो गया, यहां कितना होगा प्रेफरेंस वाले केस में? प्रेफरेंस वाले केस में कितना हो गया? 5 मत बोलना, 5.5 है ना, बराबर। क्या ये भी तो है ना 50 यहां का, ठीक है। और यहां नीचे कितना रहेगा? 3 लाख, ठीक है। नीरज बोलता है कितना आसान था ये, मैंने डिफिकल्ट बोला है किधर? तुम ही चिल्ला रहे हो डिफिकल्ट है, सर सिखा दो, लॉस मेकिंग लॉस मेकिंग लॉस मेकिंग एसोसिएट। तुमने इसका रोना धोना कर रखा था, मैंने कुछ किया ही नहीं था इसके बारे में, तुम ही चिल्लम चिल्ली कर रहे थे ग्रुप के अंदर। सर वो 28 का है ना, वो लॉस मेकिंग वाला क्वेश्चन है ना सर, बहुत तकलीफ दे रहा है सर, सर नहीं हो रहा सर कर रहे थे तुम लोग, पता है ग्रुप के अंदर, फालतू का रोना धोना। चलो तब तक ये था कि सर ये नहीं आना चाहिए, 28 के ऊपर क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। अब पूछेगा ना, ये भगवान दे रहा है तो इंडिया 28 का 10 मार्क का मिल जाए, मालिक इतना खर्चा हो गया है तो 2 चिप्स ले ही लेते हैं, ये वाला कहानी हो जाएगा तुम्हारा, है ना अभी। बस ऐसा, मतलब रहा नहीं जाता, है ना, यही वाला क्वेश्चन चाहिए, ऐसा तुम्हारा हो जाएगा अभी। चलो आगे। मेरे को मैंने ये भी देखा है कि कुछ कुछ फैकल्टीज तक ने बोल रखा है कि ये डिफिकल्ट है। मतलब यार तुम ऐसा फैकल्टी डिफिकल्ट बोल रहे हो तो फिर काय का फैकल्टी है तू? छोड़ो, आगे बस वो जाने दो, किसने बोला, मुझे क्या करना है उससे, छोड़ो, जाने दो, हो गया यार ये वाला पार्ट। ईयर 5 में आते, है ना, ईयर 5 में आते हैं एक और साल बाकी है ना यार, ईयर 5 में आते हैं। तो मैं बोलूंगा अभी मेरे को ईयर 5 में 3 चीज है, इक्विटी, प्रेफरेंस और लॉन्ग टर्म लोन, बराबर। और लॉन्ग टर्म लोन, सर ये एग्जाम में आएगा क्या? आना तो चाहिए भाई, अभी आएगा, मैंने पेपर सेट किया था तो मैं पूछ लेता तनीषा मैडम, देखो ना मेरे से पूछते, पता नहीं जैसे पेपर मैं ही सेट कर रहा हूं, एग्जाम में आएगा सर? सर पूछ रहे हो क्या एग्जाम में? तो बता दो सर, पूछ रहे हो तो मैं तो पूछ रहा हूं ओपनिंग इक्विटी का ओपनिंग वाज 2 लाख, प्रेफरेंस वाज 5.5 लाख, और ये कितना था 3 लाख, तो मैं बोलता हूँ 3 लाख, ठीक है। फिर हम बोलेंगे एडजस्टमेंट एज पर 109, पहले देख लो ईयर 5 में कुछ 109 का एडजस्टमेंट है क्या? तो हम बोलते हैं भाई साहब है ना, इधर कितना है 30 पॉजिटिव और यहाँ तो कुछ नहीं है, तो मैं बोलता हूँ 30 और यहाँ 10 लाख भी है, ठीक है, देखते हैं चलो। तो मैं बोलता हूँ, सुनना ध्यान से, अभी थोड़ी बुद्धि लगाना, मैं सबसे पहले यहाँ तो नॉट एप्लीकेबल, 30,000 पॉजिटिव और यहाँ कुछ नहीं है, तो बैलेंस कितना बचेगा? यहाँ 2 लाख, यहाँ 5.8 लाख और यहाँ बचेगा 3 लाख। अब मैं बोलूंगा शेयर इन प्रॉफिट लॉस एज पर इंड एज 28, अब हुआ है टोटल 10 लाख का प्रॉफिट, क्या अभी भी 10 लाख में से थोड़ा लॉन्ग टर्म, थोड़ा प्रेफरेंस, थोड़ा इक्विटी करूं? कर मत देना, जितना था लॉन्ग टर्म वाला उतना दे चुके उसको, जितना था प्रेफरेंस उतना दे चुके उसको, बराबर का। तो अभी जिसका बचेगा वो सिर्फ इक्विटी वालों का है, बराबर। अगर ऐसा होता कि जो लॉस बेयर किया उतना प्रॉफिट नहीं बांटा तो देने की बारी आती, पिछले साल में जितना बेयर किया था उतना पूरा आपने चिट्टा पुट्टा कर दिया, उसको नक्की कर दिया पूरा का पूरा, तो कुछ और देने की जरूरत नहीं है उनको, है ना। बैलेंस कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 12 लाख, ये हो जाएगा 5.8 लाख और ये हो जाएगा 3 लाख। हो गया, करो खेलकूद अभी, और गया। एक और चीज, एक चीज आपको कंसेप्चुअली बता रहा हूं फॉर कंसेप्चुअल नॉलेज, सुनना ध्यान से मैं बोलता है माँ सब समझ आ गया, माँ माँ लाओ झाड़ू, सब समझ आ गया, माँ माँ सब आ गया, माँ A1 साइकिल, माँ A1 साइकिल क्वेश्चन खत्म, कहानी खत्म, पैसा हजम, क्या बात है।
हाँ सौरभ जी एकदम सही कहा आपने, एक बार गो थ्रू तो करना। ऐसा है ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में बताओ, एक बार सॉल्व खुद के हाथ से करना। मेरे साथ करने में और खुद के अकेले में करने में थोड़ा फर्क होता है, एक बार खुद से कर लेना भाई साहब, ठीक है क्या? विपुल पूछते हैं सर जो लॉन्ग टर्म लोन का इम्पेयरमेंट का हेडिंग में दिया है उसको ब्रैकेट में मतलब रिवर्सल है, तो हमने वैसे क्यों नहीं किया? क्या, क्या बोल रहे हो भाई? मतलब यू आर ट्राइंग टू से कि इधर ब्रैकेट में रिवर्सल लिखा है तो यहां भी रिवर्सल ब्रैकेट में देना चाहिए, और यहां अगर लॉस नॉर्मल लिखा है तो यहां लॉस पॉजिटिव देना चाहिए। अरे क्या कुछ भी यार, मतलब कॉम्प्लिकेट करने के लिए अभी कुछ भी करवाओगे यार, छोड़ो ना, क्या कुछ भी फालतू बातें कर रहे हो। चलो श्रेया बता दो, मैं ईयर टू का टेंशन मत लो, मेरे को पहले कुछ चीज बतानी है वो क्लियर करने दो मेरे को। सुनो ध्यान से, ये जो लॉन्ग टर्म लोन है, अगर आप क्वेश्चन में देखोगे, क्वेश्चन में तो वो बोलता है इसका अकाउंटिंग कैसे करना है, एज पर एसीएम मेथड। एज पर एसीएम करना है कि नहीं करना है? करना है, ठीक है। तो अपन एसीएम में क्या बनाते हैं, लोन अमोर्टाइजेशन टेबल बोलते हैं, ईयर 1 2 3 4 5 जो भी है, हम लिखते हैं ओपनिंग, जो भी इसका ओपनिंग था, लेट्स से वो कितना था ओपनिंग, 3 लाख था मेरे ख्याल से, 3 लाख था बराबर। फिर हम बोलते हैं कि इस पे इंटरेस्ट एट द रेट ईआर निकालो, 10% ईआर था तो मैं बोलता हूं इस पे कितना का 30,000 बराबर। फिर आप बोलो रीपेमेंट होएगा, रीपेमेंट तो रीपेमेंट कर देने का, उस केस में रीपेमेंट कितना होएगा, रीपेमेंट विल बी 30,000 बिकॉज कूपन इंटरेस्ट सेम है बराबर। और उसके अलावा आपका मिलेगा क्लोजिंग 3 lakhs। नाउ द प्रॉब्लम इज ईयर वन में आफ्टर एलोकेटिंग द लॉस ऑफ 28, क्लोजिंग 3 lakhs बचा ही नहीं ना, क्लोजिंग तो चेंज हो गया, क्लोजिंग तो चेंज हो गया बराबर कि नहीं? ये तुमको समझता है क्या मैं क्या बोल रहा हूं? क्लोजिंग तो चेंज हो गया ना, ये तो जीरो हो गया उस केस में, बिकॉज अपन ने पूरा लॉस एलोकेट कर दिया। तो सर अगले साल में ईआर क्या मैं फिर इस क्लोजिंग पे निकालूंगा क्या? नहीं, स्टैंडर्ड बोलता है इन डेज 28 के एडजस्टमेंट जब आप करते हो तो लोन एमोटाइजेशन टेबल के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आने वाला है उसका। आप यहाँ ओपनिंग फिर भी 3 लाख ही लिखोगे, इंटरेस्ट एट द रेट ईआर 30 ही निकालोगे, रीपेमेंट 30 ही करोगे, यहाँ आप जो भी है 3 लाख से लिखोगे। भले ही इंड एस 28 के बाद आपके बैलेंस शीट में कुछ भी चेंज हो जाए, बैलेंस शीट के क्लोजिंग का बैलेंस एज पर इंड एस 28 का इंपैक्ट यहां नहीं आना चाहिए। मतलब आपका ईआर वगैरह यही बनता हुआ चलेगा। सबको समझता है क्या वाला पार्ट? मतलब अगर आपसे पूछ लिया कि ईआर हर साल में इंटरेस्ट कितना बुक करना है, तो बोलना भाई 28 के हिसाब से किए गए चेंज का हमको इफेक्ट देना ही नहीं है, हमारा ईआर एवरी ईयर 30,000 ही रहने वाला है। डज एवरीवन अंडरस्टैंड दिस पार्ट? यस और नो? अब क्वेरीज लेता हूं मैं। चेतना पूछती है सर इफ प्रेफरेंस शेयर आर कन्वर्टेबल इन इक्विटी देन हाउ शुड वी सॉल्व, वी ऐड इन इक्विटी। चेतना मैडम, इक्विटी में कन्वर्टेबल हो या किसी में भी कन्वर्टेबल हो, अपने लिए तो वो फाइनेंशियल एसेट है ना, अपने को थोड़ी ना फर्क पड़ता है वो इक्विटी है कि वो क्या मिलने वाला है, पैसा मिलेगा, शेयर्स मिलेगा, अरे अपने लिए तो फाइनेंशियल एसेट है ना वो। मैंने फाइनेंशियल, आपने लगता है मेरा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अटेंड नहीं किया इसलिए आप ऐसा डाउट पूछ रहे हो। अंजलि सर अगर ये क्वेश्चन में आया तो ऐसे ही आएगा ना, मॉडिफिकेशन हो सकता है? नहीं नहीं कुछ नहीं अंजलि, आएगा तो ऐसे ही आएगा। रोहित सर एसएफएस में तो वही रहेगा ना, ये तो सिर्फ सीएफएस के लिए कर रहे हैं ना? यस रोहित सिर्फ सीएफएस के लिए कर रहे हैं, ओके। सर 200 लोग लाइव है, अरे क्या बात है भाई, तुम्हारी पावर है वो, छोड़ो। मोहित रीपेमेंट नहीं हो, रीपेमेंट नहीं होता ना सर? नहीं 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 मोहित, ऐसा कुछ नहीं होता, ये नॉर्मल आएगा तो ऐसे ही होएगा उस केस में। चलो आगे। और ये एक्स्ट्रा पार्ट है, वैसे भी ज्ञान की बात है, समझना तो समझो, छोड़ा तो भी चलेगा। सर बैलेंस शीट में किस अमाउंट पर दिखेगा जीरो? बैलेंस शीट में तो जीरो पे दिखेगा ना यार, मैं बोला ओनली फॉर द पर्पस ऑफ लोन अमोर्टाइजेशन टेबल आपके फिगर चेंज मत करना। बैलेंस शीट में तो जो वैल्यू अपन ने यहाँ निकाले ना, जो वैल्यू क्लोजिंग बैलेंस, बैलेंस शीट में ये सब वैल्यू पे दिखने वाला है, ये जो अपन ने वैल्यू निकाली है इधर इस पे। शुभांगी बोल, नहीं शुभांगी ने कहा सर बैलेंस शीट में दिखा, ठीक है। अंजलि बोलते ईयर 3 दिखा दो, ये लो ईयर 3। उसके अलावा नितिन पूछते हैं सर 198 माइनस 1 इज इक्वल टू 197, एक तो सर खुद लाइव है, अरे मैं लाइव नहीं हूँ भाई, मेरा लाइव नहीं दिखता इधर, तुम क्या टाइम पास कर रहे हो? सर नेगेटिव एनसीआई कौन से सिनारियो में आता है? नीरज 110 में अपन ने देखा था, नेगेटिव कब होगा? जब सब्सिडरी बहुत सारे लॉसेस कर रहा है, उस केस में नेगेटिव एनसीआई हो सकता है। और डाउट है क्या कुछ? पूछो फटाफट। सर ऐसे में बुक्स ऑफ अकाउंट्स टैली कैसे होते होंगे? मैडम होएगा ना, क्यों नहीं होगा, दो इफेक्ट दिया ना आपने यार, होएगा क्यों नहीं होएगा? सर मेरे को वो टेबल की हेडिंग में कंफ्यूजन है,
अगर एग्जाम में आया होता तो मैं रिवर्सल ही करके आता, तो वो आपकी गलती है विपुल करने का। सर इंडेस 12 में ईयर 2, एक बार मोहित बोलते हैं ईयर 2 दिखा दो सर, ईयर 2 आगे। अच्छा कोई अब सुन लो, वो देखो हेडिंग वाले डाउट्स को मैं क्लियर करता हूँ। क्या तुम मतलब थोड़ा यार कॉमन सेंस तुमसे लगता नहीं है, तो मैं भी क्या बोलूँ तुमको यार, थोड़ा बुद्धि लगाओ। सबसे पहली बात ये देखो, इधर मैं तुमको इरेज करके देता हूँ पहले। सुनो लोग क्या पूछ रहे हैं। लोग बोलते हैं सर, सुनो ना सर, मैं बता रहा हूँ डाउट कैसे उनके, डाउट सुना जरा उनके, मजा आ जाएगा आपको सुन के, मेरे को तो बहुत मजा है, आपको भी मजा आएगा। वो बोलते हैं सर देखो, अगर आप ये कॉलम देखोगे ना बाजू वाला, इंपेयरमेंट लॉस, तो लॉस दिया है बिना ब्रैकेट का, रिवर्सल दिया है ब्रैकेट का, लेकिन जब नीचे आओगे तो ब्रैकेट में दिया है लॉस और ओपन वाले में दिया है रिवर्सल। तो सर अगर हम एग्जाम में होते तो हम ये एज्यूम करते क्योंकि ये ब्रैकेट में है तो ये रिवर्सल है और ये आपका लॉस है। अरे बुद्धिमानो, लॉस होने के पहले रिवर्सल कैसे हो गया तुम्हारा? लॉस होने के पहले रिवर्सल करके आ गए तुम, मतलब कुछ भी। रिवर्सल की बात तब आएगी जब लॉस हुआ है ना, कि ये भी कॉमन सेंस नहीं लग रहा है फिर, है ना? मतलब ये मैं वो बोला ना, जब क्वेश्चन सिंपल है ना तो आप लोग सोचते हैं नहीं 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 नहीं, इसको कॉम्प्लिकेट कैसे किया जाए, दया दया गड़बड़, है ना? फालतूगिरी छोड़ो। क्लियर हुआ क्या जिसको डाउट था ये वाला? चलो आगे। सर अगर डिफर्ड टैक्स फ्यूचर रेट से है और करंट टैक्स करंट ईयर रेट से है तो टैक्स रिकंसिलेशन नहीं हो पाएगा ना करने का, इसलिए तो अपन एक रिकंसिलेशन टेबल देते हैं, उसके अंदर ये बता कि कंसिलेशन करना पड़ेगा अपन को बस। हाँ बट आप ऐसा बोल सकते हो कि मैच नहीं करेगा, फिर उस केस में कोई दिक्कत नहीं है, बट आपका बैलेंस शीट टैली करेगा। मैच नहीं करेगा मतलब वो रेट डिफरेंट रहेगा सिर्फ करंट और डिफर्ड का, बाकी बैलेंस शीट टैली करेगा उस केस में। आगे। गजब टोपीबाज आदमी हो बोलते जो पूछ रहे कुछ भी पूछ रहे, चलो बढ़िया है। हाँ ओके चलो बढ़िया। और डाउट है क्या कुछ? डाउट है जो पूछो सर। ये अच्छा जिसका हो गया, बाय द वे क्वेश्चन इतना ही है, क्वेश्चन इतना ही है, जिसका हो गया दे कैन लीव, डाउट्स है तो रुक जाओ, मेरे को सिर्फ एक चीज बतानी है, वो पहले सुन के चले जाओ, रुक जाओ लिख जाओ मत, एक बार सुन लो, मेरे को दिखाना है कुछ आपको सिर्फ। ये जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट मैंने ऑलरेडी नोट्स में अपलोड कर रखा है आपके लिए, रीड करना तो कर लो, नहीं किया क्वेश्चन समझता तो भी चलेगा, बट एक बार रीडिंग दे देना इसको हो सके तो। ये कंसेप्ट हुआ बराबर। उसके बाद अगर मैं सोल्यूशन दिखाऊं, सोल्यूशन में आप देखोगे जो मैंने सोल्यूशन किया हुआ है वो मॉड्यूल में वैसा ही किया हुआ है, आपको अगर एक बार रेफर करना आप देख लो, अपना आंसर भी मैच करता है, 12 आता है, 5.8 आता है और 3 आता है, अपना आंसर मैच करता है भाई। और उसके बाद वो ईआर वाला बात भी करता है कि यार इंटरेस्ट अक्रूवल लॉन्ग टर्म लोन विल बी डन इन ईच ईयर 10% per annum, दिस विल बी डन विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट एनी एडजस्टमेंट डन इन कैरिंग अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन एज पर इंडेक्स 28, हेंस जो अपना इंटरेस्ट आएगा वो 30,000 ही आएगा, वहां का कुछ इफेक्ट मत देना। क्लियर? अब ये मेरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जिसको जाना है दे कैन लीव, राइट? जिसको डाउट्स है दे वेट, ओके? क्योंकि जिसको हो गया पढ़ के प्लीज टाइम वेस्ट मत करो। लेकिन 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 सुनो 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 सुनो, आज रात को 9:30 को जैसे मैंने इस क्वेश्चन को बहुत आसान बना दिया, वैसे आपका एक टॉपिक है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इस पे एक क्वेश्चन होता है करेक्टेड बैलेंस शीट का। बोल लो ना सर इसको भी करवा दो, इसको भी करवा दो, करवा दूंगा, चिंता मत करो। आज जाना 9:30 को यूट्यूब के ऊपर फ्री फॉर ऑल है, ठीक है? चलो हाँ, अब जिसको डाउट्स है वो पूछो, बाकी बाय एवरीवन, बाय शुभांगी, बाय अंजलि, बाय ममता, बाय बाय कनिका, बाय गोयल साहिल, चलो ठीक है। और एफआर की मैराथन नहीं आने वाली है, प्लीज डोंट वेट, अपने एंड से पढ़ाई करो, जितना मेरे को देना था मैंने उससे 5 गुना ज्यादा ही दिया है ना? तो प्लीज रोना धोना मत करना मेरे सामने उसको लेकर। चलो ठीक है। आगे। बाय रिंकू, बाय हिताली, बाय हुनर। अब डाउट्स है तो पूछो प्लीज, आई एम वेटिंग फॉर डाउट्स। बाय गोयल साहिल, बाय स्नेहा, बाय 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 बाय, बाय अंजलि, बाय श्रेया। ईयर 2 प्लीज, ओके वेट, हाँ मैं श्रेया ईयर 2 दिखाता हूँ आपको, ये लो ईयर 2, ईयर 2, यू कैन कॉपी दिस। और रोचना पूछती है सर ये एडजस्टमेंट इंडेक्स 1 है, इंडेक्स 10928 का वो कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग्स एडजस्ट करते होंगे ना? हाँ हाँ रोचना वैसे ही करेंगे, ओके। सेकंड इफेक्ट पूछ रहा ना रोचना? हाँ ठीक है। तन्मय तानाजी सर क्वेश्चन कहाँ पे मिलेगा? ये लेक्चर खत्म होने के बाद व्यू पीडीएफ करके ऑप्शन रहेगा, वहां मिल जाएगा, चाहिए तो मेरे टेलीग्राम के ऊपर मैं अपलोड करता हूँ, कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन, ठीक है? चिंता मत करो। आगे। सर इन्वेस्टमेंट इन डेरिवेटिव क्वेश्चन में दिया होगा तो क्या होगा? इन्वेस्टमेंट इन डेरिवेटिव, अंकित यू आर आस्किंग डेरिवेटिव और डिवेंचर? सर एक बात बताओ, इंडेस 1 इंपॉर्टेंट है क्या? नीरज यस इंपॉर्टेंट है। इंडेस 1 में 3 चीज इंपॉर्टेंट है, करंट असेट का डेफिनेशन, करंट लायबिलिटी का डेफिनेशन और ब्रीच ऑफ लॉन्ग टर्म लोन अरेंजमेंट, ये 3 पॉइंट करके जाने का। रोहित बोलते हैं नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, ओके।
सर थोड़ा टाइम निकाल के एलडीआर के लिस्ट डलवा दो टेलीग्राम पे प्लीज सुप्रिया। आई डोंट, मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ मेरे पास टाइम ही नहीं है। अभी आपका लेक्चर खत्म होगा, मैंने खाना भी नहीं खाया, अभी मैं खाना खाऊंगा, उसके बाद मेरा पेड बैच है, पेड बैच के बाद आपका बैच है, फिर उसका उनका रिवीजन है। ये सेम साइकिल चल रही है मेरी रोज की, मेरे पास टाइम ही तो कंस्टेंट है ना सबसे बड़ा, इसलिए। अंकित वो होगा तो कुछ नहीं, इग्नोर करने का उसको, अंकित उसको एडजस्ट करने का जरूरत नहीं है इधर, खत्म। सर एक बार अदर इक्विटी और एसओसी में डिफरेंस बता दो। अदर इक्विटी और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर हम बनाते हैं पूरा स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल ओपनिंग ड्यूरिंग द ईयर क्लोजिंग और पूरा वर्किंग नोट ऑफ अदर इक्विटी। ये जो दोनों स्टेटमेंट बनता है उसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। मोहित गुप्ता, आपने जिधर से भी क्लास ले रखी है ना, प्लीज उस फैकल्टी को बोलना कि ये चीजें आपको डे 1 पे सिखानी चाहिए उनको। थोड़ा रूड लगेगा बट बोलना जरूर उनको। आगे अंकित शर्मा बोलते ओके सर, परफेक्ट, ओके। और कोई क्वेरी है और कुछ डाउट्स हैं, हियर फॉर यू, प्लीज लेट मी नो। तीन क्वेश्चन पड़ेगा था, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, रोहित जी बोलते हैं ओके रोहित, ये लो नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड ये लो। बाकी कुछ क्वेरी है तो पूछो, जिसका हो गया दे कैन लीव बिंदास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन आसान लगा कि नहीं? क्वेश्चन आसान था नहीं? क्वेश्चन क्या ही था इसके अंदर यार, इट वाज वेरी सिंपल। नेक्स्ट प्लीज, ओके। सर तभी तो इतना रिग्रेट होता है क्लास लेकर, आप ही इतना करवा दिए, उसी से कॉन्फिडेंस आया। अरे थैंक यू सो मच मोहित। कोई दिक्कत नहीं है, आपको रिग्रेट हो रहा है, आप किसी और को रिकमेंड जरूर करना। कैसा होता है पता है क्या? पीपल आर गोइंग बाय द नेम, है ना, उनको लगता है कि यार ये नाम, सब सीनियर नाम लेते हैं तो हम रिस्क लेते नहीं है फाइनल के अंदर। हमको लगता है कि यार आकाश कंदई कौन है, नया है, कैसा पढ़ाएगा, क्या पढ़ाएगा, तो लोग आते नहीं है ना, वो दिक्कत है इधर। लेकिन अब चीजें चेंज हो रही है, अब उल्टा हो रहा है। अब आकाश कंदई से सबको पढ़ना है ना, तो वो आप सबकी वजह से, आपको मेरी टीचिंग पसंद आती है, बस वही बात है। सर अब तो आपका भी नाम हो गया, वो आप लोग ही करवा के दे रहे हो, मैं तो यार, मैं तो टीचिंग करने पे फोकस करता हूँ। मेरे को, मैं बोलूँ ना, मेरे को लिटरली फर्क नहीं पड़ता कि मेरे से 1000 स्टूडेंट्स पढ़े या 1 स्टूडेंट पढ़े, मेरा उतना ही एनर्जी लेवल रहने वाला है। आई डोंट लिटरली केयर, है ना। हाँ सबको अपना टाइम आएगा, बराबर, सही बात है यार। चलो सर, अगर आप नहीं होते तो पता नहीं हमारा क्या होता। आप ये सोचो ना, चलो एग्जाम के पहले आपको मिल तो गया ना, मैं जितने भी आपको, मैं रफली बोलूं कि आपका 70-80 मार्क्स करवा के दिया है मैंने आपको, 70 to 80 मार्क्स। कोई नहीं कराएगा इतना आपको एक महीने के स्पैन के अंदर फ्री में। सर मैंने ऑलरेडी 4 लोग को रिकमेंड किया और सबने आपका सब्सक्रिप्शन लिया। अरे क्या बात है मोहित, थैंक यू सो वेरी मच, दैट्स सो स्वीट, बढ़िया है। सब्सक्रिप्शन लेने बोलोगे तो एफआर में देके कोड यूज करने भी बोलना भाई, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बताओ, और कुछ है क्या क्वेरी? जिसको लास्ट स्लाइड चाहिए था, कौन था वो लास्ट स्लाइड वाला? रोहित, रोहित आर यू डन? सर इंडिया 7 में बस मॉडल क्वेश्चन कर लिया क्या? हाँ कर लो, बस हो गया 7 में, मॉडल इज मोर देन इनफ। रोहित सेज यस सर, थैंक यू, ओके। एनी अदर क्वेरी यू गाइस हैव रिगार्डिंग द सेम? आप लोग से पूछ रहा हूँ मैं, और कोई क्वेरी है क्या आपके पास, या आपको और कुछ ऐसा लगता है डाउट? सर 80% पेपर एसएम से ही आएगा ना? यस। देखो एसएम से आएगा, मेरा मतलब ये नहीं कि सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा, लेकिन जो नंबर वंबर चेंज होएगा वो सब छोटी मोटी चीजें तो होगी। और उसके अलावा एसएम से नहीं भी आया तो कंसेप्ट कहाँ जाने वाले आपके? जैसा अभी मैंने कंसेप्ट समझाया आपको, अभी इसका मैंने सपोज 5 ईयर्स के बदला आपको सिर्फ 3 ईयर्स का पूछा, तो आप बोलोगे सर ये क्वेश्चन तो एसएम का नहीं हुआ ना। अरे एसएम का ही हुआ ना, कहाँ से बाहर आया? बाहर कहाँ से आया? वहीं से आता है ना यार। आप बोलोगे कंप्लीटली नया क्वेश्चन फ्रेम करके दिया, तो वो नया क्वेश्चन फ्रेमिंग का चांसेस होता है सिर्फ कितना आपका, 25 to 30 मार्क्स, वो भी खराब से खराब पेपर के अंदर। मतलब अगर आपने बोलता ना पेपर डिफिकल्ट आया, तो आउट ऑफ 125 मार्क्स सिर्फ 25 से 30 मार्क्स सिर्फ आपका ऐसा होगा जहां बोलोगे कि यार ये बाहर से आया। बाकी आपका 90 मार्क्स मिनिमम, बेयर मिनिमम इज गोइंग टू बी फ्रॉम मॉड्यूल। ये तो डिफिकल्ट पेपर की बात कर रहा हूं मैं। अगर पेपर इजी रहा तब तो फिर एक 5-10 मार्क का क्वेश्चन बाहर से आता है, बाकी सब तो बुक से ही आता है यार। सर सारे इंडेक्स मिक्स करके पूछेंगे क्या?
नम्रता ये कैसा सवाल हुआ? ऐसा तो है नहीं कि पूरा पेपर सिर्फ एक ही इंडेक्स पे पूछेंगे, मिक्स करके पूछेंगे ना यार। हाँ जी, न्यू फ्रेम क्वेश्चन जैसे लास्ट टाइम थे। यस, लास्ट टाइम न्यू फ्रेम क्वेश्चन पूछे थे कुछ कुछ, बट कंसेप्ट तो वही है ना, कंसेप्ट में थोड़ा ना कुछ चेंजेस है, वो तो वही रहने वाले हैं। एनी अदर क्वेरीज यू गाइस हैव? यू गाइस हैव, तुम देखो वरना आई विल आल्सो टेक अ लीव। सर आपने एबीसी एनालिसिस में कुछ स्पेसिफिक टॉपिक मार्क करके दिया है था, वो इनफ है ना सर? रिस्क है, मैं बता रहा हूँ, जब एनालिसिस के बेसिस पे आप सिर्फ उतना करके जा रहे हो तो वो क्या होता है, पास्ट ट्रेंड के बेसिस पे, बराबर। चांसेस होते हैं कि वैसा आए, बट देयर आर चांसेस कि वैसा नहीं भी आए ना, तो आप वो करोगे, आप रिस्क लेके जा रहे हो। मतलब मेरे पे मत ठोप देना कि सर आपने बोला मैंने उतना ही किया, बट ऑब्वियसली मेरा एनालिसिस है तो वो इंपॉर्टेंट तो है ही उतना, है ना। हो सके तो पूरा कवर करने का, कभी भी डोंट लीव अ स्टोन अनटर्न्ड, है ना। पास होना है ना आपको, तो क्यों। नम्रता पूछते मतलब एक ही क्वेश्चन में मिक्स इंडेक्स आते हैं ना, क्यों नहीं आते हैं? आते हैं, ऐसा एक क्वेश्चन में मल्टीपल इंडेक्स का एप्लीकेशन आते हैं। आईसीआई वैसे ही गुस्से में, अरे उसके गुस्से से आपके पेपर पे कुछ इंपैक्ट नहीं आएगा, पेपर जैसा था वैसे ही रहने वाला है, तो वो सबकी चिंता मत करो। चलो ठीक है, मेरे ख्याल से आपके सारे डाउट सॉल्व हो गए क्या? चलो, मोहित बोलते थैंक्स सर, बाय बाय। ओके, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग विद अस, इट वाज ग्रेट हैविंग यू गाइस। मजा आया आपको पढ़ा के, मुझे तो बहुत मजा आता है पढ़ाने में। थैंक यू सो वेरी मच, मिलते हैं रात को, मिलते हैं 9:30 को। ओके, थैंक यू नीरज, थैंक यू मोहित। चलो, थैंक यू नम्रता, बाय बाय, टेक केयर। बाय मोहित गुप्ता, रात को मिलते हैं। यस, रात को मिलते हैं, बाय बाय 9:30 को, है ना। और कुछ नहीं ना, चलो फिर ठीक है, बाय विपुल, बाय एवरीवन, मिलते हैं, चलो बाय बाय।